चलो स्टार्ट करते हैं भैया एग्रीकल्चर के साथ। देखो 12 पेज के नोट्स बनाए हैं मैंने। और हाँ जी मंजोत, मैं वही बता रहा था कि आ जाएगा इवैल्यूएशन की कॉपी, मेरे को सेंड करनी है आज या कल तक, आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। टोटल 12 पेज के नोट्स हैं। ये 12 पेज के नोट्स आपका काम पूरा कर देंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। पर आपको क्या करना है, आपको इनको टाइम टू टाइम अपडेट करते चलना है विद करंट अफेयर। मेरे को एक बात बताओ, जब आप आंसर लिखने की ट्राई कर रहे होगे, मोस्ट ऑफ दी पीपल मैं देखता हूं, आप अभी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत लोग 25 के लिए भी हैं, बट जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने अगर एक आधा आंसर भी लिख के देखा है, क्या आप ब्लैंक हो जाते हो? मेरे को ये बताओ। ये प्रॉब्लम होती है कि यार शुरू कहां से करें, खत्म, बीच में तो हम कर देंगे काम, लेकिन एक आंसर को स्टार्ट करना और एंड करना, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो आंसर को स्टार्ट करना ही होता है। बोल दो यस और नो। देखो, मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगा ना, मैं बस पढ़ा के छोड़ दूं और कह दूं भाई तुम देख लो, फिर वो बात सही नहीं होती। वट एवर आई हैव कवर्ड, और जिस फ्लो में हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे ना, चाहे तुम प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा लो और जाके ना आज जरा अपना GS3 मेंस के PYQs उठाना और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखना, भाई साहब तुम्हारा मन करेगा मैं अभी लिख दूं इन्हें। क्योंकि मेरा इतना काम है कि एक तो मैं आपको एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स और फ्लो को समझा दूं, दूसरा आप कोई भी आंसर आपके मेंस में एग्रीकल्चर के ऊपर लिख सको। ठीक है, शुरू कर सको, एंड कर सको, और आपके पास सफिशिएंट कंटेंट हो। हाँ, उसके ऊपर दो चीजें हैं, वो भाई अगर सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर क्या फायदा। टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के अपडेशन मैं गाइड करता रहूंगा, लेकिन करना आपने है। और दूसरा, कई बार यूपीएससी थोड़ी सी एक ट्रिकी एस्पेक्ट या डायमेंशन देगा एग्जाम में, वो काम एग्जाम हॉल में जिसने सबसे बेस्ट कराना, इस पूरे बेसिक फाउंडेशन कंटेंट के ऊपर एग्जाम हॉल में आप क्या करते हो, वो आपका सक्सेस है। तभी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वरना तो फिर क्या था, ऐसा थोड़ा ना कि सबको 50 नंबर लाने हैं भाई, जिसके आ गए वो पास हो गया। ऐसा नहीं है ना। अल्टीमेटली आपको कंपीट करना है आपस में, तो जो डिफरेंस है वो वहीं आएगा। पर सबको एक इक्वल पेडिस्टल पे लाके मैं खड़ा कर दूं, ये मेरा काम है। बताओ लॉजिक है इस बात में? नहीं है। आगे चल के एग्जाम हॉल में जो थोड़ा सा यूपीएससी ट्रिक करेगा, उसको जो बेस्ट मैनेज करेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। यही गेम है। आप प्लीज ये समझो कि दिस इज व्हाट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज। पहला आपका अप्रोच होनी चाहिए कि मैं लड़ने लायक हो जाऊं, मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं लड़ सकता हूं। एग्जाम में अब जो आएगा, उसको जो बेस्ट डील करेगा भैया, वो जाएगा मसूरी। ठीक है, यस और नो? अब हम स्टार्ट करेंगे। चीज फ्लो में पढ़नी चाहिए, रैंडमली बस हाँ भाई ये देखो ये वन टॉपिक ना, फ्लो में पढ़ेंगे। फ्लो मेंटेन करोगे, आज ही याद हो जाएगा। बात तब है कि याद हो जाए। ठीक है जी। चलो, मेरे को एक बात बताओ, जब इंडिया, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, एग्रीकल्चर की स्टेट जो थी, क्या वो ये नहीं थी प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मतलब क्या हम बहुत मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे थे? क्या ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी? क्या उन्होंने भाई ग्रीन रेवोल्यूशन चला रखा था? नहीं, उन्होंने तो पूरी एग्रीकल्चर की ऐसी तैसी ही कर रखी थी ना। ये बात सबको मालूम है, सब इस पे अग्री करोगे? अच्छा, अनप्रोडक्टिव, अब अगर प्रिमिटिव है तो क्या प्रोडक्टिव होगा? हम क्या खाना, हम सेल्फ सफिशिएंट थे? नहीं थे। हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। राइट, एक्सपोर्ट तो भूल ही जाओ। बिल्कुल सही बात है। क्या हम इक्विटेबल थे? क्या क्या स्मॉल फार्मर्स, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, क्या उनकी सिचुएशन बहुत ही बढ़िया थी? नहीं ना। उन्होंने तो इतना गंदा अपना जमींदारी सिस्टम जो छोड़ के गए थे, उसकी वजह से तो जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी तो हालत बिल्कुल खराब थी। उन वो तो लैंड ओनर्स ही नहीं थे। यस और नो? तभी तो लैंड रिफॉर्म्स करे थे। अच्छा, रेन फेड था, इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी, ड्रिप इरिगेशन थोड़ा ना था, कुछ भी नहीं था। और अगर ये सब था तो सस्टेनेबिलिटी तो भूल जाओ, कोई बात ही नहीं है। क्या आप मेरे साथ इस बात पे अग्री करते हो कि एग्रीकल्चर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, उस दिन 1947 में उसकी हाल बिल्कुल बेहाल थे? बिल्कुल, ये बात समझ आती है। चलो, ये हमारा पहला पहला फ्लो का पार्ट था। अब अगर ये सिचुएशन थी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? हमारी फूड सिक्योरिटी क्राइसिस थी, हमको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। यस और नो? यस। अच्छा, इसकी वजह से, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो लैंड ओनर्स ही नहीं थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, तो क्या पॉवर्टी और रूरल डिस्ट्रेस था? यस या नो? बिल्कुल था। अच्छा,
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। मेरे को एक बात बताना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों और ज्यादा थी? क्योंकि क्या आपने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में कि ब्रिटिशर्स ने हमारी ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जब वो डिस्ट्रॉयड थी तो वो सारा के सारा जो लेबर है वो एग्रीकल्चर पे था। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो ना, कि काम तो 5 लोगों का है पर उसमें एम्प्लॉय 10 लोग हो रखे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास काम ही नहीं है, ऑल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यस या नो? यस। अच्छा, अब देखो, इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी कम था। बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा? समझ आती है बात? तो क्या हमको इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चर की सिचुएशन समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई कि भाई बिल्कुल भाई ऐसा था कि हाल तो बेहाल थे और उसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस थे? इतनी बात समझ आती है, हमको ये मिला था। अब हमने क्या करा? ठीक है जी, एक चीज, पहला फ्लो खत्म हुआ कि हमको ब्रिटिशर्स के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा एग्रीकल्चर मिला और उसके वजह से हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे। हमने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा और हमने स्टेप्स लेने शुरू करे। अब देखते हैं वो स्टेप्स। ये भैया समरी है उन स्टेप्स की। अगर आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एफर्ट क्या है वो, आपने स्ट्रिंग ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट करे कि नहीं? आप अक्सर पढ़ते होगे इनको। ग्रीन रेवोल्यूशन किया, इसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है। उसके बाद हमने व्हाइट रेवोल्यूशन किया, ब्लू रेवोल्यूशन किया। किस सेक्टर के लिए किया वो लिखा लिखा हुआ है, देखो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इसी के साथ हमने लैंड रिफॉर्म्स करे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको समझ आया लैंड रिफॉर्म्स का जो टॉपिक हम मेंस में पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है, वो कहां से आता है? वो यहां से आता है। इसलिए तो हमने लैंड रिफॉर्म्स करे। अब लैंड रिफॉर्म्स की जो पूरी स्टोरी है वो एक अलग टॉपिक है, उसको आप प्रिपेयर करना, लेकिन आपको मालूम है, एक फ्लो मालूम है अब। यस या नो? लैंड रिफॉर्म्स करें। और तीसरा, हमने अदर स्टेप्स जो आज भी हम देख रहे हैं, हमने एमएसपी इंट्रोड्यूस करी, हमने एग्रीकल्चर फार्मर्स को सब्सिडीज देना शुरू किया, हमने एग्रो मार्केट्स डेवलप करी, हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी एग्रीकल्चर के अंदर। हमने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे कि नबार्ड बनाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, खादी एंड विलेज कमीशन बनाया, हमने कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स चलाई, ठीक है, ये स्कीम्स चलाई। क्या हमको इनको डिटेल में पढ़ना है? नहीं, क्योंकि बहुत ही रेयर है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए। पुरानी चीजें हैं तो पुरानी चीजें, जो पुराने सारे स्टेप्स हैं उनकी समरी भी अगर मालूम है, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये भी इतने वर्ड्स हैं कि आपको कोई भी आंसर को फ्रेम करने के लिए आपको जो मसाला चाहिए ना, जो फाउंडेशन चाहिए, वो मिल गई। अगर आप इसी का छोटा सा डायग्राम एग्जाम में बना दो तो कितने सारे वर्ड्स हैं। कंटेंट है कि नहीं है? बहुत कंटेंट है, राइट? क्योंकि क्वेश्चन बस इस पे थोड़ा ना आएगा, क्वेश्चन में तो एक अलग डिमेंशन पूछेंगे। पर हो सकता है कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमको ये इन्फॉर्मेशन काम आए, और इतनी ही इन्फॉर्मेशन फिर प्रिपेयर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर करने को तो कुछ भी कर लो, पर इतनी इनफ है। एक समरी समझ आ गई कि कैसे एग्रीकल्चर मिला था। फिर हमने क्या किया? हमने लगा लो आप 1950 से लेके और जब तक हम 2000 तक आ गए, हमने इस सेंचुरी तक यही सब किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये तो मानोगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब हम इंपोर्ट, हम ऐसे तो नहीं है ना कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है खाना। हमने ग्रेन्स तो अब हमारे पास खूब है, हम पे बफर स्टॉक है। अब तो उसकी प्रॉब्लम है। इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी कि भाई सेल्फ सफिशिएंट तो हम हैं। प्लस हमने ग्रोथ भी अच्छी देखी। ठीक है कम है, पर हुई तो सही ना। जो जिस तरह की सिचुएशन पे हम मिले थे, वो तो हम अब बेटर हो गए। ठीक है, ये बात समझ आती है? बिल्कुल। तो हमने ये छोटा सा एक डायग्राम आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर की ग्रोथ रही है। ओके, फाइन। यहां तक फ्लो समझ आ रहा है? यहां तक बताओ, ये एक तरीके की हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था, पहला पेज। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना भी सोचो, इंफॉर्मेशन अगर आप काउंट करोगे ना, बहुत वर्ड्स हैं ये। कहीं पर भी किसी भी आंसर में कॉन्टेक्स्ट देने के लिए दिस इज इनफ। चलो जी, हमें एग्रीकल्चर मिला था, क्या सिचुएशन थी, क्या हमने करा, समझ आ गया। पर क्या आज सिचुएशन बहुत बढ़िया है? एकदम सब परफेक्ट है? ठीक है, माना आपको बहुत बुरी सिचुएशन मिली थी, माना, बिल्कुल माना, ठीक है। माना कि हमने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, वी टुक अ लॉट ऑफ मेजर्स, वेरी वेरी गुड। बट इज द सिचुएशन नाउ परफेक्ट? इज इट ऑल लाइक फेरी टेल? नो। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? Let's talk about the problems we are facing today. We are appreciating that. That's how you write the flow of an answer. Yeah, we appreciate the efforts,
दे डिड अ लॉट बट वी स्टिल फेस चैलेंजेस। ये हैं भाई चैलेंजेस, ABCDE। इससे बाहर एग्रीकल्चर पे चैलेंज जबरदस्ती बनाओगे तो ठीक है, इतने इनफ है। प्रोडक्टिविटी कम है, बिल्कुल है। आप देखो ना चाइना के अंदर अगर जो आपकी पर हेक्टेयर यील्ड है वो कितनी बढ़िया है, हमारी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, कहाँ कमा रहा है फार्मर, तभी तो सुसाइड्स हो रहे हैं, तभी तो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। यही तो बात है ना, देश के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अच्छा, रीजनल डिस्पैरिटी है कि नहीं? रीजनल डिस्पैरिटी, आप बताओ पंजाब का जो फार्मर है और बिहार का फार्मर है, क्या वो सेम है? दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? रीजनल डिस्पैरिटी। अच्छा, रीजनल डिस्पैरिटी पे ही कल क्वेश्चन आया है मेंस में, समझे? डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी के बीच में डिफरेंस पूछ दिया। अच्छा, अनसस्टेनेबल तो बहुत, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अगर यूपीएससी फोकस करेगा किसी चीज पे तो वो इस पे करेगा, क्योंकि ये आज के सबसे प्रेसिंग नीड है। अनसस्टेनेबल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्लाइमेट फ्रेंडली है ही नहीं। आप एक से बढ़कर एक उल्टी सीधी लैंड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बिल्कुल ही मतलब क्या ही पूछे। रैम्पेंट ओवर यूज है, इरिगेशन ओवर यूज ऑफ इरिगेशन या फिर है ही नहीं। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब यूज हो रहे हैं, अभी इस पे आऊंगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलाइड सेक्टर उसका साथ नहीं दे रहा। अलाइड सेक्टर डेयरी, फिशरी, लाइफ, ये भाई हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर दोनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो एक्सेस लेबर है उसको अलाइड सेक्टर एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारी वो ग्रोथ स्टोरी बनेगी। अब अगर अलाइड सेक्टर डेवलप नहीं है तो बात ही नहीं है। समझ आती है बात? कैसे होगा? अलाइड सेक्टर का डेवलपमेंट कहां ढंग से हुआ है? डेयरी, डेयरी को छोड़ के फिशरीज। अब हम स्टेप्स ले रहे हैं। यही मैंने बोला, अलाइड सेक्टर अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीक देख के ना पूरा ही खत्म करेंगे GS3 का ये पार्ट। पर अभी ये समझो कि अलाइड सेक्टर भी साथ दे नहीं रहा है एग्रीकल्चर का। अब ये क्या है, देखो एम्प्टी स्पेस। मुझे बताओ, न्यूज़पेपर में इन 5 बातों को लेके डेटा मिलेगा, लिख दोगे? ऐड कर लोगे यहाँ पे अगले साल अपने मेंस तक, या उससे अगले साल जब भी तुम दे रहे हो? यस या नो? जगह बना के दे दी है, बढ़िया बढ़िया डेटा, सिंपल एक एक लाइन का डेटा यहाँ ऐड कर लेना। करंट अफेयर पढ़ते हुए दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, मालूम है डेटा कहाँ फिट करना है, हमें हमें स्ट्रक्चर पता है। बस ये मैंने, अब मैं पुराना डेटा लिख दूं कोई फायदा नहीं है। आपको एग्जाम देना है अगले साल, उससे अगले साल नया डेटा आएगा, यहाँ ऐड कर देंगे। बिल्कुल समझ आती है बात? तो हम एग्जामिनर को अब इतनी बात तो बोल सकते हैं ना जी, कि हाँ हमें मालूम है, हमें एग्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा एग्रीकल्चर मिला था, उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, अब हमने क्या किया, उसकी वजह से चीजें तो अच्छी हुई, लेकिन अभी भी देखो सिचुएशन बढ़िया नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इतनी बात आप मेरे से पर्सनली कर रहे हो, कि एग्जाम में भी तो यही करनी है ना, एग्जामिनर से थ्रू वर्ड्स आपको बात करनी है। जो मैं बोलता हूं, मेंस के आंसर में अगर फ्लो है तो सब कुछ है, और फ्लो में ही अगर पढ़ोगे तो आंसर भी फ्लो में लिखोगे। ठीक है जी। अब अब एक बात बताओ, सिचुएशन ऐसी है, क्यों है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसको डिस्कस कर लें। बिल्कुल बात समझ आती है कि भाई आज जो सिचुएशन ये पुअर है, क्यों है और उसके लिए क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ पढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट उसके लिए कर क्या रही है, प्रॉब्लम क्या है, कर क्या रही है, ये समझ आता है। सबसे पहले खेत से शुरू करते हैं, लेट्स गो टू द फार्म्स। ओके, इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे 2-3 बार आप कमेंट्स में बताओ, 2-3 पॉइंट्स बताओ, आपको क्या लगता है फार्म में ऐसा क्या इशू है जो फार्मर फेस कर रहा है फार्म पे, खेत के अंदर? जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक टू द फार्म, टेल मी। देखो बहुत बढ़िया, सॉइल हेल्थ, लिमिटेड लैंड, बहुत बढ़िया, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, वाटर क्राइसिस, देखो बना रहे हो पॉइंट्स, नहीं बना रहे तुम? फर्टिलिटी, पेस्ट, यूज ऑफ केमिकल्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। यही, इसी को बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, सॉइल फर्टिलिटी, सब सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये रे फार्म लेवल इशू। क्या बताओ, सबसे पहले खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जी, आप लैंड लैंड लोगे, लैंड पे तो आओगे। अब बताओ, लैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैंड इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है भाई, लिमिटेड लैंड है ना, लैंड तो बढ़ा नहीं दोगे। लैंड एरिया, मोस्ट ऑफ द लैंड इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड। लैंड फ्रेगमेंटेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैमिलीज बढ़ रही हैं। नाउ व्हेन द फैमिलीज आर इंक्रीजिंग, लैंड इज गेटिंग फ्रेगमेंटेड, यस और नो?
अगर पहले भाई मेरे जो फादर थे या उनके ग्रैंडफादर थे भाई, उनके पास भाई लगा लो 5 एकड़ का लैंड था, अब उनके 5 बच्चे हो गए, अब वो एक एक एकड़ डिवाइड हो गया, अब 1 एकड़ के अंदर प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आएगी ना जो 5 में आएगी। इज इट राइट और नॉट? तो लैंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद जो आप कह रहे थे भाई लैंड को एक तो कम है, ऊपर से आप उस पे भी इतनी गंदी प्रैक्टिसेस करते हो, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हो, स्लैश एंड बर्न कर रहे हो, तो क्या लैंड की हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी? यस या नो? अब हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? हम लैंड कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यहां पर आप ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पे लाइक यहाँ शायद ऐड नहीं हुआ, हम डिजिटल कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स को, पढ़ते हो ना डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है? यस या नो? थोड़ा सा लैंड को हम वो कर रहे हैं। अच्छा, चलो अब आ जाओ। लैंड था आपके पास, आपने लैंड में अब सीड डाली, तभी तो होगा ना, सीड डालोगे। भाई सीड की 3 प्रॉब्लम्स हैं, क्यू ए, क्वालिटी ऑफ सीड्स, अफोर्डेबिलिटी ऑफ सीड्स और एक्सेसिबिलिटी ऑफ सीड्स। यस या नो? है ना? क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। अब भाई, अब एक बात बताओ, इसी के लिए अगर मैं आपसे बोलूं सीड विलेज, सीड बैंक, जीएम क्रॉप्स, ये लैंड रेसेस क्या होती हैं भाई? ये पुरानी वैरायटीज होती हैं जो कि बहुत न्यूट्रिशियस भी होती हैं और सस्टेनेबल भी होती हैं, ये याद रखना। अच्छा, अब एक बात बताओ, जीएम क्रॉप्स का टॉपिक आपको समझ आया कहां से आ रहा है? पूरी डिबेट ही जीएम क्रॉप्स की कहां पे आती है? यस या नो? सीड विलेज का कॉन्सेप्ट समझ आया कि भाई फार्मर्स को इकट्ठा किया, बोला भाई आप करो सीड्स की प्रोडक्शन, उसको आप एक लाइक थोड़ा कोऑपरेट करो इस मामले में। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो, फिर सीड आपने बो दी, अब फर्टिलाइजर यूज करोगे। 3 तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, इस पे बात करते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यस या नो? अब आपको किसी को मालूम है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों के यूज क्या होते हैं? किस वाई डू वी यूज दीज 3 फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन का क्या यूज होता है? नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं? नाइट्रोजन होता है यूरिया, आपने सुना होगा यूरिया का भाई बहुत इस्तेमाल हो रहा है। वाई डू वी यूज नाइट्रोजन? बिकॉज, या, वेरी गुड, ग्रोथ के लिए, इंप्रूविंग प्रोडक्शन, इंप्रूविंग द यील्ड। एक बात और बताता हूं, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन आपको फ्री यूज में प्लांट यूज नहीं कर सकते, जो नेचुरल नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अगर प्लांट को यूज करना है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको फिक्स करना पड़ता है, आपने सुना हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको फिक्स करेंगे। फिक्सेशन में 2 चीजें होती हैं। फिक्स कैसे कर सकते हैं? एक तो इसमें क्या होता है, आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हो, और एक होता है निट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन आपने सुना होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स को यूज करना चाहिए। लेग्यूमिनस प्लांट्स में एक बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, सुना है? यस या नो? वो यही फिक्सिंग करता है, ताकि जो नेचुरल नाइट्रोजन है वो प्लांट्स उन्हें यूज कर सके अमोनिया में कन्वर्ट करके। राइट, ये नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल पल्सेस में होता है। अब देखो, इसका ह्यूमन आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या है? उसको बोलते हैं हेबेर प्रोसेस, HABER, सुना हो तो। उसमें हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट ही कर देते हैं यूरिया की फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसे डायरेक्टली ले सके, इसलिए हम यूरिया बनाते हैं। बोल दो, आई बात समझ? बाकी जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का यूज किस लिए होता है? वो होता है बेसिकली, जो स्टंटिंग होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट्स, उनको स्टंटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो ना न्यूट्रिशन के अंदर, ह्यूमंस में स्टंटिंग हो जाती है, प्लांट्स में वो नहीं होती। और पोटेशियम इज फॉर डिजीज, डिजीज प्रिवेंशन। तो इसलिए ये तीनों फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, एनपीके। अब इसमें हम जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है, इसको भी इंपोर्ट करते हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। यस या नो? ठीक है। अब फर्टिलाइजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताओ। प्रॉब्लम ये है कि भाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज है, पता ही नहीं फार्मर को यूज कितना करना है, पागलों की तरह यूज हो रहा है वो बस। ये मेन प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इससे फिर आप देखो, इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता है, लैंड की क्वालिटी खराब होती है, नियर बाय जो वाटर बॉडीज हैं, इकोसिस्टम्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप स्कीम निकाली, सॉइल हेल्थ कार्ड। उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट फ्लैगशिप स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, ये मैंने मार्क क्यों कर रखी है? आपको एक काम करना है, आपको एक रजिस्टर बनाना है या पेज बनाना है जहां पर जो ये बड़ी बड़ी स्कीम्स मेंशन्ड है ना, इनकी डिटेल्स लिखनी है। 5 6 7 मेजर पॉइंट्स एक पेज पे, ये स्कीम के सर्च करना और लिखना। ये काम अगर मैं करके दे देता ना तो ये याद नहीं होती तुम्हें। ये काम तुम्हारा है। गूगल करोगे, स्कीम का नाम लिखोगे, गूगल में यूपीएससी लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट 3 4 पॉइंट इन स्कीम्स की बेसिकली हमने पढ़ तो यहां पे ली, आगे भी कोई स्कीम पढ़ो ना, यहां पर सिर्फ नाम मेंशन करना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अलग से एक पेज मेंटेन करना जिसमें इस स्कीम की डिटेल्स हो। क्योंकि मेंस में पूरा पूरा स्कीम पे क्वेश्चन आ जाए रेयर होता है, प्रीलिम्स में फिर भी वो लोग पागलपंती करते हैं, पर हमारा फ्लो ब्रेक ना हो ना, इसलिए अब यहां पे हम सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्कस करने लग गए ना तो बहुत ज्यादा फ्लो खराब हो जाएगा। इसलिए अलग से मेंटेन करो एक डिटेल रजिस्टर जहां पर हम हर स्कीम की डिटेल्स पढ़ेंगे। ऐसा ही हेल्थ सेक्टर में भी करना। ये एक स्ट्रैटेजी होती है भैया कि एक तरफ पढ़ो और डिटेल्स अलग से नोट करो। चलो ये समझ आता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पढ़ना, इसमें यही है कि वो फार्मर्स को उनकी सॉइल की जो क्वालिटी है उसके बारे में उसको स्टडी करके फार्मर्स को सजेशन देते हैं कि आपको किस तरीके से फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना है। सार तो ये है बस। ठीक है, चलो ओके। अब फर्टिलाइजर के बाद इरिगेशन, सबसे फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का। पानी देना है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें भाई अलग ही डाइकोटमी है। क्या प्रॉब्लम है? इरिगेशन के अंदर द मेन इशू इज, या तो एक तरफ पागलपन चल रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इरिगेशन है। आप देखो यूजुअली नॉर्दर्न स्टेट्स में यह हाल है, एंड देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहां पर अवेलेबिलिटी ही नहीं है इरिगेशन की, अभी भी एग्रीकल्चर रेनफेड है कि नहीं? ये कितनी पता आयरॉनिकल बात है, राइट? देखो ये प्रॉब्लम होती है। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए एक फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इस योजना को भी आप, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, इसी में आपका माइक्रो इरिगेशन भी कवर होता है, इसको भी प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ज्यादा स्कीम्स मैं कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं होती। जिन स्कीम्स के बारे में प्रीलिम्स में आने की चांसेस हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे बस। ठीक है, इस और देखो ऐसा नहीं अब मैंने बोला है कि भाई इस स्कीम को प्रिपेयर करना है तो 2 2 पेज लिख दिए इसके ऊपर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे पेज के अंदर एक स्कीम खत्म हो जानी चाहिए, वरना रिवाइज नहीं होगी, राइट? आपको तो जो मटेरियल ऑनलाइन मिलता है आपने देखा ही होगा, सबसे ज्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है भाई। मतलब आप बता दो, मैंने एक वर्ड भी ऐसा नहीं लिखा है जो आप मेंस में लिखोगे नहीं, क्योंकि वो फायदा नहीं ना देने का। क्या फायदा फिर उस तरह का कंटेंट देने का? कंटेंट वो दो जो बंदा एग्जैक्टली यूज कर सके अपने एग्जाम में। ठीक है जी। अच्छा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब इसमें क्या है भाई, आप कहीं रिवर पे, कुछ रिवर्स ऐसी होती है जिनका पूरे साल फ्लो होता है, वहां से पानी जब एक्सेस में आ गया मॉनसून के टाइम पे, उसको डाइवर्ट कर दो 2 रिवर्स को लिंक करके तीसरी रिवर में। ये भी आपने सुना होगा, न्यूज में चलता है। वो भी इरिगेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। वाटरशेड डेवलपमेंट हम करते हैं। वाटरशेड जो पूरा का पूरा एरिया होता है एक रिवर के अराउंड, उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट होती है। उसमें आप जो रेन वाटर वगैरह है उसको हार्वेस्ट करो प्रॉपर से, वाटर की मैनेजमेंट करो, उसको फ्लो मत होने दो, ऐसे खराब मत होने दो, उसको जुडिशियसली यूज करो। ठीक है, ड्रोन को यूज कर रहे हैं हम आजकल भाई। ड्रोन से आप इरिगेशन करने के काम कर सकते हो। तो ये है माइक्रो इरिगेशन, तो आपको मालूम ही होगा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, अभी उसको भी देखेंगे। ठीक है, आखिरी में भाई फार्म के ऊपर आप टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन, मतलब ट्रैक्टर वगैरह, अच्छी अच्छी मशीनरी। आप देखो, गूगल करना है यूएस फार्म्स, आप पागल हो जाओगे देख के कि भाई ऐसे फार्म्स होते हैं, और हमारे देखो। क्यों? क्योंकि दे आर मैकेनाइज्ड फार्म्स ना, दे आर मॉडर्न फार्म्स। हमको भी वो करना है, राइट? यस या नो? ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये पता नहीं यार, थोड़ा एडिटिंग इशू हो गया है। ये पॉइंट क्या कहते हैं, ये इसका पॉइंट है, क्योंकि एज सच यहाँ पे कोई स्कीम बहुत बड़ी है, फार्म्स ऐप करके स्कीम है, वो आप देखना, फार्म्स ऐप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फार्म्स ऐप। वो अच्छी एक ऐप है जिसमें आप रेंट कर सकते हो मशीनरीज को। ठीक है, बाकी ये जो चीज है इसको यहाँ पे ऐड करना। ठीक है, आई होप समझ जाओगे इतनी। चलो, अच्छा जी, समझ आया? हम क्या पढ़ रहे थे? एग्रीकल्चर के इश्यूज पढ़ रहे थे, रीजंस पढ़ रहे थे, और हम क्या कर रहे हैं ये पढ़ रहे थे। पहला रीजन हमने फार्म लेवल पे देख लिया। अब देखो, अच्छा जी, हमने फार्म लेवल पे सारी चीजें सॉल्व कर दी, एकदम बढ़िया, खूब बढ़िया प्रोड्यूस हो गई, फार्मर खुश है, उसका फार्म एकदम यूएस का फार्म बन चुका है।
अब उसने अपनी प्रोड्यूस, खूब सारी यील्ड आ गई, बढ़िया स्टॉक आ गया, अब वो उसको उठाया और लेके चला। एक बात बताओ, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में अगर प्रॉब्लम है तो क्या हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी? आपके मेंस के अंदर लाइन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यस या नो, है कि नहीं? अब हम आ गए उस टॉपिक पे, फ्लो देख रहे हो? फार्मर अपने फार्म की प्रॉब्लम सॉल्व करके अब चला ही था, ठीक है, कि भाई अब लो, भाई तुम कैसे स्टोरेज, उसने प्रोड्यूस तो कर दी, स्टोर तो करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट तो करेगा, वहां पे प्रॉब्लम क्या है? अगर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या चीज होंगी? वेस्टेज होगा कि नहीं होगा? बोल दो, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है? वेस्टेज होगी, होती है। बफर स्टॉक की वेस्टेज, इतनी सारी राइस खराब हो गई, वीट खराब हो गई, एक तो बनाते ही राइस और वीट हो, ठीक है, सारा का सारा फोकस ही उस पे है। लो शेल्फ लाइफ। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, क्या मैं एक्सटेंडेड सेल्स कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, मेरी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज अगर नहीं है तो भाई जो नेचुरल शेल्फ लाइफ है, मैं बस उतने टाइम तक सेल कर पाऊंगा ना। अब आपको मैं एक्सपायर्ड तो बेच नहीं दूंगा, है ना? क्वालिटी खराब होगी। डिस्ट्रेस सेलिंग मतलब, अब जब फार्मर को पता है यार ये खराब हो जानी है, स्टोरेज तो में है नहीं मेरे पास, तो एक काम करो, फिर मंडी पे जाके वो बोलेगा भाई, उसको जो कार्टेल है कि भाई 10 रुपए का रेट है, इसी पे दो, हम क्या करें? वो क्या कहेगा कि भाई बेचो, क्या कर सकते हैं? अगर नहीं बेचेंगे 10 पे, भले ही फेयर प्राइस 15 हो, लेकिन उसे 10 पे बेचना पड़ेगा, बिकॉज ही नोज अदरवाइज इट विल जस्ट गो वेस्ट। लेकिन सोचो अगर अच्छा स्टोरेज होता, वो कहता मैं वेट करता हूं, मेरे पास बेटर कस्टमर आ जाएगा। नहीं है तो डिस्ट्रेस सेलिंग होगी। वो प्राइस अपने मैनेज कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। अगर लिखनी हो जाए आपको तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो लिख दोगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वेयरहाउस बना रही है। देखो ये तीन तीन इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रखना, प्रीलिम्स मेंस दोनों का काम होता चल रहा है, यही पूछेंगे वो। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस, और तीनों की तीनों कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती, इनको याद रखना। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान संपादा योजना, मिनिस्ट्री याद रखना फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री स्कीम चलाती है। ये आप बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के टॉपिक में एक और बार पढ़ोगे। इसमें हम स्टोरेज एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज बना रहे हैं, ठीक है, ताकि फूड, अब एक बात बताओ ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है? एग्रीकल्चर जो इनपुट है, उस एग्रीकल्चर इनपुट को प्रोसेस करना, ठीक है, वही तो फूड प्रोसेसिंग का काम है, राइट? यस और नो? अब उसके लिए एग्रीकल्चर इनपुट को स्टोर तो करना पड़ेगा। फूड पार्क्स वर बिल्ड, यस। नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इसमें बेसिकली क्या होता है? अगर मेरे पास प्रोड्यूस है, मैं गया एक वेयर हाउस के पास, मैंने वो प्रोड्यूस रख दी, उस प्रोड्यूस को मैं एज अ, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, उसकी तरह दे सकता हूं यार, एक तरीके से। मैं नाम बोल रहा हूं एकदम, समथिंग, जो हमने, चलो इस, या कोलेटरल, या बिल्कुल सही, कोलेटरल की तरह, थैंक यू, कोलेटरल की तरह दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बदले हम क्या करेंगे? हमें एक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट मिलेगी कि भाई हमें पैसे मिल सकते हैं उसके बदले। तो जो क्रेडिट की प्रॉब्लम है फार्मर की, वो सॉल्व हो जाएगी। वो अपने प्रोड्यूस को यूज करके कोलेटरल की तरह रख के, उसको स्टोरेज भी मिल गया और उसको क्रेडिट भी मिल गया, है ना? अच्छा, एग्री इन्वेस्टमेंट फंड हमने बना रखा है, ठीक है, इसमें हम लोन्स देते हैं फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। ये देखो, विलेज स्टोरेज स्कीम, इसमें हमने विमेन पे फोकस किया है। धन्य लक्ष्मी स्टेटस मिल रहा है उनको, वो स्टोर कर रही हैं। कृषि उड़ान, कृषि रेल, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है। इतनी स्कीम एग्जाम में लिखोगे तो एक बात बताओ, आंसर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अब आगे जो करंट अफेयर आएगा, जो टॉपिक्स आएंगे, जो नई स्कीम्स आएंगी, वो सब तो अलग बात है, पर आपको एक अच्छी मिल गया ना सिस्टम। एफपीओ भी डिस्कस करेंगे, भूषण रुक जाओ। देखो, एक बेस मिल गया, बहुत बढ़िया। आगे चलो भाई, अब एक बात बताओ, फार्मर ने ये सब चीजें तो कर ली, फार्म फार्म लेवल इश्यू सॉल्व कर दिए, स्टोरेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा? मंडी पहुंचा, बेचने के। अब आखिरी काम क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? मार्केटिंग। आपके सिलेबस का एक और पार्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वहां पे पहुंचा, सेल करने पहुंचा। अब देखो, सेल में या तो वो एमएसपी पे सेल करने जाएगा, एमएसपी के इश्यूज क्या है? यस या नो? ऑल्सो, इस पे एमएसपी पे आने से पहले एक चीज बताता हूं। मैंने आपकी जो एग्रीकल्चर को आपको बोला था ना, एनसीईआरटी पढ़ना, सारी क्रॉप्स वगैरह के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है, उसकी एक समरी बना के दे दी है।
इससे रिवाइज कर लेना, ये बेसिक वही सब है जो एनसीईआरटी में लिखा है, कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी पल्स, ऑयल सीड, सब कुछ रैंडम। ठीक है, और एमएसपी के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में लिख के दिया है, किस पे मिलती है, कैसे कंप्यूट होती है, क्या उसकी ये जो कमेटी होती है उसके कितने मेंबर्स होते हैं, और क्या उसकी और जो वो होती है कि भाई शुगर केन देखो उसका स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है, एमएसपी लीगल नहीं है। अब इसको डिस्कस करता हूं, लेकिन यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये मिल जाएगी आपको। अभी हम यहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं एमएसपी के, राइट। देखो एमएसपी के चैलेंजेस देख लो क्या है। डोमिनेंस ऑफ डब्ल्यू एन आर, ये क्या है, व्हीट एंड राइस। ठीक है, इससे तो इन्वायरमेंटल चैलेंज भी हो रहा है, क्योंकि एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट, एक बात बताओ, सिर्फ व्हीट और राइस तक लिमिटेड नहीं है, ये बात आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। उसकी वजह से क्या होता है, फार्मर से व्हीट और राइट उगाता रहता है, उसका इन्वायरमेंटल चैलेंज होता है, क्योंकि लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है, लैंड को चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिमिटेड प्रोक्योरमेंट, कमिटी का नाम भी लिख दिया, इसको मेंशन करके आना है कि नहीं। प्रोक्योरमेंट बोल तो दिया हम 23 क्रॉप्स पे करेंगे, लेकिन होती कहां है। फिर सिर्फ एफ्लुएंट फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है, जो स्मॉल फार्मर्स है उनको मिलता ही नहीं बेनिफिट। कंप्यूटेशन फॉर्मूला के ऊपर भी लोग कहते हैं कि भाई सही नहीं है, आप लिख सकते हो ना, देयर इज अ डिबेट दैट वेदर द कंप्यूटेशन फॉर्मूला इज फेयर और नॉट। प्लस डब्ल्यूटीओ का इशू है कि डब्ल्यूटीओ एक तो चिल्लाता रहता है सब्सिडी दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अच्छा, इसके लिए हमारी स्कीम क्या है, पीएम आशा फ्लैगशिप स्कीम, इस हफ्ते न्यूज में थी कि नहीं थी। पीएम आशा इसकी स्कीम है, इसको पढ़ना, इसकी डिटेल्स देखना, इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसमें हम प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम होती है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम समझना है कि एमएसपी, हम फार्मर को बोलेंगे भाई तुम्हें 20 में मिल रहा है ना, तुम 20 पे ले लो। एमएसपी 10 थी, तुम 20, तुम ले लो 20 पे, जो 10 रुपए हैं वो हम तुम्हें सेंड कर देंगे तुम्हारे अकाउंट में। ये है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीएम आशा के अंडर। फार्मर कहेगा ना भाई एमएसपी 10 है, मेरे को तो 10 पे वो होना चाहिए ना, राइट, मतलब सॉरी 10 पे सेल करना है। फार्मर ने कहा कि भाई ये तो मुझसे 5 ले रहे हैं, 5 में सेल करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी तुम 5 पे सेल कर दो, बाकी 5 रुपए मैं दे दूंगा। ये है प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी सपोर्ट स्कीम। ठीक है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, सॉरी यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ठीक है, इतने सारे वो पी से ही सारे नाम है। चलो, ये समझ आता है। मंडी क्राइसिस, अब एक बात बताओ, मंडी में प्रॉब्लम है कि नहीं है, कार्टेल बने हुए हैं, वही सब पॉलिटिक्स है वहां पे पूरी की पूरी, वहां पे मैनेजमेंट स्किल्स है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है मंडीज का, वेस्टेज होती है, स्टोरेज नहीं होती, फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं फार्मर से, होर्डिंग होती है, आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस, आपको पता हो, सारा सामान वो लोग होल्ड करके रख लेते हैं, मार्केट में बेचते नहीं, इन्फ्लेशन होता है उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है। अब बस लो भाई प्रॉब्लम। इसके लिए हम ई नैम स्कीम चला रहे हैं, हम सारी की सारी मंडीज को डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं। हमने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया है। एक बात बताओ मुझे, मॉडल एक्ट कब बनता है। मॉडल जहां पर भी आप देखोगे ना, मॉडल एक्ट, मॉडल एक्ट क्यों बनता है, मॉडल एक्ट, मॉडल एक्ट इसीलिए बनता है ताकि अगर वो जो सब्जेक्ट है वो स्टेट्स का हो, यस, स्टेट सब्जेक्ट है ना एपीएमसी, स्टेट्स उस पर रूल्स बना रही हैं, तो हमने एक मॉडल एक्ट बना के दे दिया कि आप इस हिसाब से बनाना, राइट। तो कोई भी अगर टॉपिक में मॉडल लिखा है ना, मॉडल लिखा है, मॉडल लिखा है, तो भाई याद रखना कि ये फिर स्टेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब। चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम कह रहे हैं, इसी के ऊपर पूरी डिबेट, वो जो फार्म लॉज आए थे वो इन सबको ही तो सॉल्व कर रहे थे। अब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, फार्मर्स मतलब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने वापस लिया, वो अब पुराना टॉपिक है, वो डिबेट अब रेलेवेंट नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट यही था। फिर एक्सपोर्ट तो भाई भूल ही जाओ, फार्मर बेचारा इंडिया में सेल नहीं कर पा रहा ढंग से, बाहर क्या भेजेगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी, यही तो बोलते हैं ना फॉरेनर्स भाई, एग्रीकल्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम है, वैल्यू एडिशन नहीं है। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एपीईडीए, ठीक है, ये किसके अंडर आती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका देखो ये गोल है, 100 एग्रीकल्चरल, या आई थिंक $100 समथिंग होगा, इट शुड नॉट बी $100, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उनका जो गोल है, राइट। तो ये बात थी कि जब मंडी क्राइसिस, मतलब मार्केटिंग और एग्री मार्केटिंग का इश्यूज क्या क्या है। आई बात, समझ नहीं आई, फ्लो बना कि नहीं बना, हम क्या पढ़ रहे थे, इश्यूज क्या है, इश्यूज के बाद हमने पढ़ा ये इश्यूज क्यों है, पहले हम फार्म पे गए, फार्म पे इश्यूज क्या थे, क्या हम उसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
उसके बाद हमने देखा कि भाई फार्म में बनने के बाद हम ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्या इश्यूज थे, हम लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, हमने फ्लैगशिप स्कीम्स हम देखते चल रहे हैं। फिर हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, स्टोरेज भी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई, अब मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो देख लिया हमने। ठीक है जी, राइट, ये है बात। ये तीन इश्यूज थे मेन। उसके बाद एक इशू और है, क्रेडिट कोलैबोरेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। कोई एफपीओ के बारे में बात कर रहा था, वो देखना भी। क्या फार्मर्स के पास क्रेडिट आराम से मिल रहा है उनको? नहीं ना, हम पढ़ते हैं ना उनको, वो मनी लेंडर्स से पैसे लेने पड़ते हैं बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट्स पे, वो प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड, ये स्कीम के बारे में जरूर पढ़ना। गवर्नमेंट कह रही है पीएम किसान, भाई लो हमसे ले लो पैसे, ठीक है हम देंगे तुम्हें। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग पढ़ते हो इकोनॉमी के अंदर, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंकिंग, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यस या नो? नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीप्ट हमने देख चुके, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये देख चुके, बोल दो। ये सारी स्कीम्स किस लिए हैं? क्रेडिट के लिए हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन, कि भाई हम तो अगर इंटरेस्ट 9% है, गवर्नमेंट कहेगी 5% हम देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपको पता होगा, पीएसएल नॉर्म्स पढ़ते हो तो फार्मर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए अलग से एक पॉइंट है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ क्रेडिट जनरेट कर रहे हैं, ताकि फार्मर्स के पास क्रेडिट होगा तो एग्रीकल्चर कर पाएंगे। आपस में फार्मर्स में कोलैबोरेशन नहीं है। और आप देखो 80% इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल और स्मॉल हैं, यस या नो? ये बात पता है कि नहीं पता? ठीक है, तो इसलिए उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इसलिए देखो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये साथ में आ सके, एकता में शक्ति। ठीक है जी, ये हमने बना रखी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। अब क्रॉप, सब सारी चीजें हो गई थी जो हमने ऊपर पढ़ी, क्रॉप ही डैमेज हो गया, अब क्या करे बेचारा फार्मर? उसको तो नहीं रोक सकता ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिजीज हो गए, पेस्ट अटैक हो गया, डिजास्टर हो गए, क्या करेगा बेचारा फार्मर? कुछ नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है, इंश्योरेंस कवर देने के लिए। किसान मानधन योजना है, पेंशन देने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दो स्कीम इसमें। फसल बीमा योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। तो टोटल आपको कितनी स्कीम प्रिपेयर करनी है? एक फसल बीमा योजना, पीएम किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, ई नैम, पीएम आशा, किसान संपादा योजना 6, और 7 कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड। 8 स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, मोर देन इनफ है। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स यही है, बोल दो। एग्रीकल्चर की स्टोरी समझ आई? ये बता दो आप। अब देखो आखिरी में कंक्लूड करने के लिए, ये सब हमने कर दिया। कहाँ हमें इंडिपेंडेंस पे एग्रीकल्चर मिला था, फिर हमने क्या किया, क्या करने के बाद हमें कुछ चीजें तो चलो हमारा बेनिफिट हुआ, फिर आज हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, फार्म पे क्या इश्यू है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में क्या इश्यू है, और मार्केटिंग में क्या इश्यू है। अच्छा, आगे और क्या कर सकते हैं, ये चीजें और है। ये देखो, स्पिरिट ऑफ फार्मर फर्स्ट, हैशटैग फार्मर फर्स्ट लिख के आना मेंस में। मजा देखो, अनिल कह रहे हैं मजा आ गया, ये एग्जामिनर को मजा आएगा। हैशटैग फार्मर फर्स्ट की स्पिरिट के साथ हमें काम करना है जी। देखो क्या कर सकते हैं, एग्रो गवर्नेंस को इंप्रूव करो, हर जगह लिख सकते हो। अगर देखो इन्वायरमेंट का आंसर लिख लो, इन्वायरमेंट गवर्नेंस अच्छी करो। इकोनॉमिक का आंसर, इकोनॉमिक का आंसर लिख रहे हो, इको गवर्नेंस इंप्रूव करो। एग्रीकल्चर का लिख रहे हो, एग्रो गवर्नेंस इंप्रूव करो। ठीक है। अच्छा, ये जो आप, ये कॉमन पॉइंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर पॉलिटी पे आंसर लिख रहे हो तो जो उसके इंस्टीट्यूशंस है उन पे लिख दो। इकोनॉमी पे लिख रहे हो तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे बात कर दो। एग्रीकल्चर पे लिख रहे हो तो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख देना। ठीक है जी। फिर टेक्नोलॉजी, कॉमन कॉमन वे फॉरवर्ड है, जहां कुछ ना समझ आए ये लिखना है। टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी लाओ, हाँ जी हाँ जी टेक्नोलॉजी लाओ, कैसे लाओ हमें नहीं पता, ला दो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाओ जी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाओ, बढ़िया है। कुछ नहीं समझ आ रहा लिखो। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये कॉमन पॉइंट है, बताओ। अभी इसका एग्जांपल भी है, इंडिया एंड इजराइल दे साइन ए 3 ईयर वर्क प्रोग्राम ऑन कोऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो पंजाब के लिए एग्रीकल्चर की स्ट्रेटजी है, क्या वो बिहार के लिए सेम होगी, या तमिलनाडु के लिए जहां पे विंटर मॉनसून आता है, क्या सेम होगी? नहीं। तो आपको रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को लाओ, भाई एग्री स्टार्टअप्स करो, एग्रीप्रेन्योर्स, वेरी गुड दीक्षा। कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमन वर्ड, कॉमन, कुछ नहीं समझ आ रहा, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, क्या होता है क्या नहीं, कुछ कोई बात नहीं, लिखो।
पॉइंट बन गए ना। डिप्लोमेसी करो, एग्रीकल्चर की मार्केट स्टैप करो। अफ्रीका में आपको मार्केट मिल गई। अब सोचो जब आप आईआर में पढ़ते हो, अफ्रीका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका की मार्केट अगर मिल गई तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना एग्रीकल्चर का। यूएई में हम करते हैं एक्सपोर्ट, तो डिप्लोमेसी से तो आती है मार्केट। यस या नो? अब बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा? वे फॉरवर्ड में पॉइंट्स हैं कि नहीं है? डायग्राम में लिख दोगे इसे? इसमें कुछ भी ऐसा बता दो, क्या आप लोग ये एग्जाम में क्रिएट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? इसमें क्या इशू है? कौन सा टेक्निकल लैंग्वेज है ये? कुछ नहीं है। ये वर्ड्स जो है ना, ये न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं। ये ऐसे ही मैगजीन पढ़ के याद नहीं होंगे, या आप यहां से रट लोगे तो याद हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स पढ़ते हो, मैंने भी तो वहीं से उठाए हैं। आखिरी में भैया देखो, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं एक बार आपको एग्रीकल्चर के फ्रेमवर्क में। हमें जी बनाना है एग्री 4.0। एग्री 4.0 क्या है? एक प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट और इक्विटेबल एग्रीकल्चर। चुपचाप लिख के आ जाना। और साथ में जी इसका जो भाई है एलाइड सेक्टर, उसकी भी डेवलप कर देना, उसकी भी डेवलपमेंट कर देना। बस ये एग्री 4.0 है हमारा ड्रीम एग्रीकल्चर। और जिस देश में ऐसा एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या उस देश में ये बेनिफिट नहीं होंगे? क्या उस देश के फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ेगी? फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड नहीं करेंगे वो। और अगर वो डिमांड करने आएंगे तो क्या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखेंगे नहीं कि अरे भाई यहाँ तो फार्मर भी रईस हैं, यहाँ जाओ, यहाँ पर जीडीपी, यहाँ पर प्रोडक्शन करो, जीडीपी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्या फार्मर की जब इनकम बढ़ेगी, क्या उसके सोशल इंडिकेटर्स नहीं इंप्रूव होंगे? हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इस तरह के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी? क्या फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं होगी देश की? क्या रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होगी? और अगर रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई तो क्या स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत और ज्यादा इन्फोर्स होगा कि नहीं होगा? क्या विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी? विमेन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में तो विमेन इन्वॉल्व है। क्या? अब एक बात बताओ, मैंने एक बार ये पहले भी डिस्कस किया था, अगर घर में कलेश है, घर में प्रॉब्लम है, तो क्या आपको ये मतलब है कि कौन पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, कौन क्या है? कोई किसी को नहीं मतलब, है ना? पर अगर सोचो ये सारी चीजें अच्छी हैं तो पॉलिटी भी तो अच्छी होगी ना। लोग कहेंगे अब हमारे घर में शांति है, अब हम जरा देखें पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो जो हम बोलते हैं कि जी लोकल गवर्नेंस अच्छी नहीं है, ऐसे होगी। लोकल गवर्नेंस का आंसर अगर पॉलिटी में लिख रहे हो ना, ये पॉइंट कनेक्ट करना। फूड इन्फ्लेशन आप सुनते होगे, हर दूसरे दिन न्यूज में आता है, क्या वो इंप्रूव होगा? अगर अच्छा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब होगा, तो फूड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। यस या नो? तो बताओ, अब बताओ, फ्लो समझ आया? पूरा पूरी कहानी एक बार देख लें। एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस पे कैसे मिला था? बिल्कुल जी मिला था, कोई बात नहीं, मान गए। जो एग्रीकल्चर हमको मिला था, हमने उसके साथ क्या किया? हमने क्या स्टेप्स लिए? हमने स्टेप्स लेके हमने सेल्फ सफिशिएंसी और एक डिसेंट ग्रोथ अचीव कर ली। पर जी आज भी प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है, माना। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? हमने देखा प्रोडक्टिविटी का इशू है, प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, रीजनल डिस्पैरिटी है, सब है। डेटा हम ऐड कर लेंगे। ये इशू क्यों है और हम क्या कर रहे हैं? क्यों है और हम क्या कर रहे हैं? 3 लेवल्स पे हमने देखा, फार्म लेवल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग। तीनों आपके यूपीएससी मेंस के सिलेबस के पॉइंट्स। अच्छा, इनके साथ आगे क्या कर सकते हैं? अगर करेंगे तो एग्री 4.0 बन जाएगा। एग्री 4.0 बन जाएगा तो भाई देश को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये थी स्टोरी। बता दो, कोई दिक्कत इस कहानी में? अब बताओ आप, अगर एग्रीकल्चर के आंसर में जी हाथ ना चले तुम्हारा तो भाई नाम बदल देना, इतना कंटेंट है तुम्हारे पास। अब इसके अराउंड खेलना वो तुम्हारा गेम है यार, वो तुम्हारा कंपटीशन है। अब इसके ऊपर जब यूपीएससी आपको क्वेश्चन देगा तो कौन बिल्ड करके आंसर लिख पाएगा? वो वही तो कंपटीशन है, वही चेंज है। राइट? और तभी मैं बड़ी एक मतलब डिस्प्यूटेड बात बोलता हूं यार, टीचर अपने आप को ऐसे बताते हैं कि भाई हमने तो ये पढ़ा दिया, हमने तो वैसे पढ़ा दिया, हमारे नोट। अरे भाई तुम्हारा क्यों नहीं हुआ फिर? भाई फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करा सकता है टीचर। पर अल्टीमेटली यू गाइस, यू नो व्हाट, यू मे बी मोर टैलेंटेड देन मी। आपकी क्रिएटिविटी मुझसे भी ज्यादा है शायद, तभी तो आप में से कोई सेलेक्ट होगा। पर उसको यूज करने का स्किल है वो जो डिफरेंशिएट करता है, वो सब में नहीं होता।
ये नॉलेज सबके पास है। देखो जो ये भी नहीं पढ़ के जाया है वो बिल्कुल नालायक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो इसको यूज कर पाया एग्जाम में और इसके अराउंड एक बढ़िया सी पिक्चर बना पाया, वो है टॉपर। और वही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करना होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से व्हेन आई से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है। वो ये है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। और अभी तो इसमें तड़का और लगाएंगे। देखो, प्रीलिम्स के लिए बेसिक फैक्ट्स वो, और जो बेसिक नॉलेज है वो भी दे दी। ये रट लो, ये तो रटने का काम है भाई, बिल्कुल रट्टेबाजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ोगे यही सब मिलेगा। ये मैंने एक टाइम पे नोट्स बनाए थे, मैंने वही दे दिए। तो इसमें हो सकता है कुछ मैंने कारीगरी कर रखी हो, छोटे मोटे स्लैंग्स यूज कर रखे हो, तो भाई वो इग्नोर करना। ठीक है, ये तो आपके पास है अब, इसका कोई कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, ये हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बना लिया। हम एक स्कीम का रजिस्टर अलग से बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे, उसमें स्कीम्स की डिटेल लिखते जाएंगे, प्रीलिम से पहले वो रिवाइज करेंगे, दोनों चीजें साथ लेके बैठेंगे। अच्छा, आखिरी में देखो क्या है। अब कुछ ऐसे यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं जो मेंस के अंदर भी लिखे हैं और जिन पे अपने आप में क्वेश्चन आएगा। देखो एग्रीकल्चर पे पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये सब लिखना है, आपको हर चीज है। लेकिन इसमें से इरिगेशन जैसे एग्जांपल अपने आप में एक टॉपिक है ना, अपने आप में क्वेश्चन आता है इरिगेशन पे, यस या नो। फार्म सब्सिडीज हर साल क्वेश्चन आएगा, हर साल। ये प्रॉब्लम है। अब देखो, ऐसे टॉपिक्स को मैंने अलग से कवर कर दिया और पूरा आंसर बना के दे रखा है भाई। अगेन, इरिगेशन, इरिगेशन के क्या टाइप्स होते हैं, क्या इरिगेशन की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इरिगेशन अच्छा हुआ तो क्या बेनिफिट होंगे, इरिगेशन के लिए क्या स्कीम है, और वे फॉरवर्ड क्या है। इसमें स्पिरिट क्या है, हर खेत को पानी, हैशटैग, हैशटैग गौर से पढ़ो। अब इरिगेशन का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, बताओ इससे ज्यादा कुछ चाहिए। इसके ऊपर बिल्ड करना है बस। माइक्रो इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन क्या होती है, ये सब बेसिक स्टैटिक पार्ट है आपका। मैंने बस इसको बना के दे दिया। या तो ये आएगा क्वेश्चन, उसके लिए ये रहा फ्रेमवर्क। अच्छा जी, या तो फार्म सब्सिडी पे क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ फार्म सब्सिडी। फार्म सब्सिडी क्यों देते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर अनप्रोडक्टिव है, अनप्रॉफिटेबल है, बेचारों को देना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम्स भी है फार्म सब्सिडीज की, लीकेजेस, चोर चकारी, सिर्फ एफ्लुएंट फार्मर्स ले जाते हैं, इरेशनल बिहेवियर। अब सब्सिडी मिल रही है तो भाई लो भाई मौज। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, फिजिकल प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, सारा खर्चा इस पर हो जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां होगी। वे फॉरवर्ड, सब्सिडी पे क्वेश्चन आएगा, लिख दोगे, यही फ्रेमवर्क है, टाइप्स, बेनिफिट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। अच्छा, या क्वेश्चन आएगा आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे वीट राइस के कॉम्बिनेशन पे मेंस में क्वेश्चन आया था, जरा जाके देखना और क्वेश्चन का बोलना इधर आ, मैं देखता हूं कैसे नहीं सॉल्व होता। ये देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे, सिर्फ व्हीट और राइस के पीछे भाग रहे हैं। उससे क्या प्रॉब्लम है, पहले तो देखो रीजन क्या है, हिस्टोरिकल रीजंस है। ऐसा क्यों है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट और राइस पे फोकस था। एमएसपी भी व्हीट और राइस की होती है। फार्मर्स के पास कैपेसिटी नहीं है और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की, वो एक क्रॉप उगा ले भाई, वही बहुत है। डिमांड है। तुम में से कितने लोग मिलेट्स खाते हो रेगुलरली, नहीं खाते होगे ना, तुम्हें भी वही रोटी चावल, रोटी चावल। अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के कितने बेनिफिट्स होंगे, तो ये रीजंस हैं। अब रीजंस है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि व्हीट और राइस वाटर डोमिनेटेड, राइस तो वाटर डोमिनेटेड क्रॉप है, तो वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलाइजर यूज होता है इनकी प्रोडक्शन में। मिलेट्स में इतना नहीं होता जितना इनमें होता है। कोर्स ग्रेन होती है ना, उनमें नहीं होता इतना, इसमें होता है। सॉइल हेल्थ खराब होती है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हाँ भाई बस कार्ब्स खाते जाओ, यही चावल रोटी चावल रोटी। मिलेट्स खाओगे, दे आर न्यूट्रिशियस। गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है मिलेट्स के ऊपर, है कि नहीं। बफर स्टॉक बढ़ रहे हैं, व्हीट और राइस ही बनाए जाओगे तो बफर स्टॉक बढ़ेंगे। अब ये देखो, ये प्रॉब्लम है। अब क्या चैलेंजेस है, ठीक है। अच्छा, और देखो वे फॉरवर्ड, क्रॉप, आई थिंक देयर इज वन स्मॉल इशू। ओ नो, ओके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चैलेंजेस में शायद से ये प्रिंट हो गया यार। अरे भाई, यही बड़ी दिक्कत है यार। इसको मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी, जब आपको पीडीएफ दूंगा दूंगा मैं, ये सारी प्रॉब्लम चेंज कर दूंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि ये इसका था, सब्सिडीज का था, वो यहीं पे प्रिंट हो गया। कोई नहीं, इसको मैं चेंज कर दूंगा। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जो वे फॉरवर्ड है वो भी लिख दिया है। वे फॉरवर्ड तो मैं हमेशा बना के देता हूं आपको। ठीक है, चलो जी, बिल्कुल ये समझ आता है। राइट, परफेक्ट।
ये हो गया, ये मैं चेंज कर दूंगा जब पीडीएफ अपलोड होगी, मैं इसको चेंज करके दूंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी एग्रीकल्चर की, जहां जहां प्रिंटिंग इशू है मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी, क्या क्वेश्चन इस पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो? सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है। अब देख लो क्या पॉइंट है, क्यों, व्हाई इज एग्रीकल्चर अनसस्टेनेबल? मैं बोलता हूं इंडियन एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस। व्हाई? इरिगेशन की मैनेजमेंट नहीं है, अनसाइंटिफिक, ये पढ़ा है ना हमने अभी, लैंड डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉपिंग पैटर्न में मोनोक्रॉपिंग है, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है। आप में से कोई मुझे एक बात बताएगा, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में क्या फर्क होता है? व्हाट इज फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज पेस्टिसाइड? कोई बताएगा? बोल दो। राइट, ये डिफरेंस पता है ना, फर्टिलाइजर होता है न्यूट्रिशन, प्रोटीन शेक है वो प्लांट्स का, ठीक है, उनको कह रहा है भाई प्रोटीन शेक लो, वे प्रोटीन खाओ तुम भी, ठीक है। और ये क्या क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, ये भाई उनके एंटीबायोटिक है, राइट। अब अच्छा, पेस्टिसाइड से सबको पता है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड में क्या फर्क है? पेस्टिसाइड्स में सारे पेस्ट कवर होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स के लिए होता है। अच्छा, और हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स बताओ, हर्बिसाइड्स वीड के लिए, राइट, जो वीड ग्रोथ होती है ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनके लिए। तो भाई इंडियन एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस से जा रहा है, क्यों जा रहा है, और अगर ऐसा है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे बताओ? वाटर रिसोर्सेज खराब होंगी नहीं होंगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होंगे कि नहीं होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं होगी? आप फार्म के अंदर, क्योंकि आपको सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, आप धय पे धय इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, उससे एमिशन हो रहे हैं, यूट्रोफिकेशन होगा, यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडी का, जब उसमें फर्टिलाइजर्स जाएंगे, न्यूट्रिशन ओवरलोड हो जाएगा, हेल्थ हैजार्ड्स होंगे, बिल्कुल होंगे। आप देखते हो ना, ब्लूबेरीज, क्रेनबेरीज, ये सब आती हैं, इसमें कितना ज्यादा वो होता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। अच्छा जी, अब देखो हमें क्या करना है, हमको एक सस्टेनेबल अप्रोच फॉलो करनी है। तो कोई पूछ ले व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये लो भाई, इरिगेशन को मैनेज कर लो, न्यूट्रिशन को मैनेज कर लो, क्रॉप मैनेजमेंट कर लो, लैंड मैनेजमेंट कर लो, एनर्जी मैनेजमेंट कर लो, पेस्ट मैनेजमेंट कर लो, और साथ में ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस को अगर आपने प्रिजर्व कर लिया, हो गया भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या ये आसान होगा? नहीं। क्या प्रॉब्लम होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की? भाई फर्टिलाइजर यूज करोगे तो यील्ड तो बढ़िया मिलेगी, पेस्ट नहीं होते, पर अगर सस्टेनेबल की तरफ जाओगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाओगे, तो पेस्ट अटैक ज्यादा होते हैं, नो डाउट, यील्ड कम होती है, नो डाउट, कॉस्ट बढ़ती है, नो डाउट। तभी देखो ना, ऑर्गेनिक सब्जी ये जो मिलती है आपको, ज्यादा महंगी होती है कि नहीं होती? होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, अवेयरनेस कम हो जाती है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये लो भाई, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, सब ऐसे रीयूज करना है। बताओ, जैविक भारत, इस स्कीम को अब पढ़ना है आपको, ये भी मार्क्ड स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मिल जाएगी आपको, इसको पढ़ लेना। वे फॉरवर्ड ये लिख दिया। बताओ, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबिलिटी से लिंक करेंगे, लिख दोगे आंसर? अब नए नए टॉपिक आएंगे, नई नई कुछ डेवलपमेंट आएगी, बस ऐड कर दे चलना यहीं पे। अच्छा, एक टॉपिक और आ सकता है, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। आपने देखा ना, ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, अलग अलग टेक्नोलॉजी, और वो एग्रीकल्चर में उनका क्या क्या यूज है, लिख के दे दिया भाई, टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। देख लो भाई, जीपीएस को जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, एआई, बिग डेटा, ड्रोन्स, बायोटेक, बायोटेक से तो जीएम क्रॉप्स बन रहे हैं, रोबोटिक्स, अपने आप फार्म, स्मार्ट फार्म्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच होती है, इस तरह से स्मार्ट फार्म्स बना देंगे अपने आप, टाइमर लगा दिया भाई, ड्रिप इरिगेशन अपने आप शुरू होगी, अपने आप बंद होगी, लेजर लेवलिंग टेक्नोलॉजी, आरएफआईडी टैग्स, जो आपका लाइफ स्टॉक होता है उनके ऊपर वो टैग लगा दिया, आरएफआईडी, ये आरएफआईडी आपका फास्ट टैग में भी यूज होता है, ये कवच में भी यूज होता है, ठीक है। इसके चैलेंजेस क्या आएंगे, वही वही सब है भाई, कॉस्ट नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, फार्मर छोटे हैं, अवेयरनेस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, यही सब रोना होता है। टेक्नो ऑफ वे फॉरवर्ड क्या है, लिख दो भाई, बोल दो। 5 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, पांचों के फ्रेमवर्क बना दिए हैं, और अब ना बस एक बार जाना, 11 बजे हैं, देखो 10 बजे शुरू किया था, 11 बजे हैं, 1 घंटे में GS3 एग्रीकल्चर आपका समाप्त हो चुका है।
बोल दो। मजा आया कि नहीं आया? अब जाके एक बार मेंस के क्वेश्चन देखना और बोलना भाई इधर आओ, इधर आ जाओ अब तुम। अब देखते हैं कैसे नहीं सॉल्व होते। कुछ नहीं है अब, है ही नहीं कुछ अब इसमें। और इसके ऊपर बिल्ड करना है, वो मैंने बोल दिया आपको, आपको करना है, वो आपका काम है। टॉपिक खत्म। मैंने क्लाइमेट कन्वेंशंस भी आपको बोला था, बट मुझे समझ आ गया भाई थोड़ा औकात से ज्यादा हो जाएगा वो, इतना नहीं झेल पाऊंगा मैं भी और तुम भी। तो क्लाइमेट कन्वेंशंस को अब हम ऐसे ही करेंगे करंट अफेयर की क्लास में ना। कोशिश करा करेंगे कि अगर करंट अफेयर्स थोड़े कम है तो कोई एक जीएस का टॉपिक उठा के कॉम्प्रिहेंसिवली उसको पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है। क्लाइमेट कन्वेंशंस फिर देखेंगे अगले हफ्ते, एलाइड सेक्टर और आपका ये जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो पूरा ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस हो गया खत्म। इसमें कुछ था ही नहीं जीएस 3 के अंदर। जीएस 3 का सिलेबस देखना अब आप हंसोगे देख के। पर ये स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसमें चोरी चकारी मत करना, काम चोरी कि भाई उठा ली बस कहीं से। खुद लिखना खुद, तभी तुम्हारे लिए, वरना तो मैं भी लिख के दे देता, इतना दिया है वो भी दे देता। ओके। तभी याद होंगी। अभी जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन करोगे तब देखोगे हाँ भाई ये तो मजाक चल रहा है बिल्कुल ही। चलो, ये तो था भाई एग्रीकल्चर। अब फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं, ज्यादा नहीं थे अपने। आ, 2 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर शुरू करते हैं। चलो 2 मिनट का ब्रेक है, बस 2 मिनट का। उसके बाद करंट अफेयर्स करते हैं, फटाफट खत्म हो जाएंगे 40 मिनट्स में ही। चलो। हाँ जी, आ जाओ, करें स्टार्ट। चलो देखो भाई। पॉलिटी और गवर्नेंस। सॉरी यार, मैंने एक हनी टेस्ट खा ली है क्योंकि मेरे गले की ऐसी तैसी हो जाती है। तो अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक सबको मालूम है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है जी। ये इस हफ्ते न्यूज में था। अभी ये डिबेट फॉर्म में है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कुछ टाइम पहले आपको डिस्कस किया था ना कि डिबेट का क्वेश्चन है उसको कैसे आंसर करना है। डिबेट का क्वेश्चन कैसे आंसर होता है बताओ? टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, क्या बोलते हो? मैंने क्या बताया था? अगर आप सोचो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपको उस लड़ाई, आपने वो लड़ाई देखी और आपको जाके तीसरे बंदे को बतानी है, आप कैसे बताओगे? आप यही कहोगे ना भाई सुन, लड़ाई हो रही है, किस बात पे हो रही है? पहला बंदा ये बोल रहा है, दूसरा बंदा ये बोल रहा है, और आखिरी में आप चुपचाप बोलोगे कि मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए। बताओ। वॉट वाई प्लस माइनस कंक्लूजन, ठीक है। इस तरह से सोचोगे, आपने कोई लड़ाई देख के आए, आप घर में बता रहे हो, आप यही बताओगे ना किस बारे में लड़ाई है। दो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, प्रो एंड, एक तरफ का आर्ग्यूमेंट क्या है, दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट क्या है, और फिर क्या बोलोगे कि भाई मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। यही है वन नेशन वन इलेक्शन का क्या सीन है। भाई ये रामनाथ कोविंद जी ने इसको प्रपोज किया। पहले एक इंडिपेंडेंस के पहले 4 इलेक्शन तक तो ये हुआ। उसके बाद वही सरकारें गिरती चली गई और ये सारा का सारा मैकेनिज्म खराब हो गया। अब ये स्कीम बनाई है कि 5 साल के लिए एक ही बार में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जाएंगी।
100 दिन बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के पोल होंगे। बस इसमें जो एक बड़ी क्रेजी बात बोल रहे हैं ये लोग, अब अगर ये जब आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है, कि भाई अगर अर्ली डिसोल्यूशन हुआ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो री इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होंगे। आपको याद है जो यूएस के अंदर जो वो होता है ना, अगर प्रेसिडेंट शायद प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर दे कुछ होते, तो नया प्रेसिडेंट आता है वो एक सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, शायद ऐसा होता है मेरे हिसाब से, कुछ पॉलिटी में भी इस तरह का पॉइंट है। ठीक है, या तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो ऐसी कुछ होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये देखो, उसके बाद ये बात याद रखना, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड करना पड़ेगा, ये बात मालूम है हमें। अभी तक न्यूज में ज्यादा अपना 200% दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है अभी, तीन 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 पॉजिटिव, तीन नेगेटिव, बस। क्या है भाई, कि भाई देखो, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट। क्या है, आप पूरा टाइम इतना इलेक्शन मोड में रहते हो, इलेक्शन ही होते रहते हैं, टाइम और एफर्ट लगता है, रिसोर्सेज लगती हैं, बार बार सिक्योरिटी, और एक इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराना आसान काम नहीं है। ठीक है, इस बार तो यूपीएससी का पेपर डिले हो गया था। फिर देखो गुड गवर्नेंस, अब मंत्री हमारे जो नेता पूरा टाइम तो इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, यही तो बोलते हैं ना रीजन, कि भाई आप फोकस करो ना गवर्नेंस के ऊपर, आप तो नेतागिरी कर रहे हो। और प्लस वोटर पार्टी से, वोटर भी कहेगा भाई चल एक ही बार में इतना बड़ा वो हो रहा है, 5 साल में एक बार त्योहार आ रहा है, ये चल जाते हैं, देख लेते हैं, है कि नहीं। बस ये तीन चीजें हैं। अब देखो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, कि भाई ये क्या बना दिया, ये भाई रिमेनिंग टर्म के लिए, अब तो प्रॉब्लम है। तो भाई फेडरल स्पिरिट का तो एक तरीके से वो कह रहे हैं इरोड हो रही है। प्लस अगर सोचो नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, नेशनल इश्यूज डोमिनेट नहीं कर जाएंगे, है कि नहीं, एक नेशनल पॉलिटिकल फिगर के ऊपर वोट पड़ जाएंगे, स्टेट में स्टेट इश्यूज कम हो जाएंगे। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन फिर कैसे भाई, हमारे यहाँ पे तो भाई यार डिफेक्शन का तो आपको मालूम ही है सीन क्या है, कल मैं यहाँ, परसों वहां, तरसों कहीं और, यही तो सीन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ऐसे ही आते रहते हैं। इससे अच्छी तो अगर डिबेट होने लग जाए पार्लियामेंट में इश्यूज के ऊपर तो क्या ही हो जाए। हमारे यहाँ पे क्या ही है भाई, वॉकआउट्स हैं, नारेबाजी। कभी एक बात बताओ, आपका कभी मन कर रहा है पॉडकास्ट सुनने का, मन करता है कभी, ऐसा सुना है लोकसभा की डिबेट सुनते हैं, बताओ। कभी नहीं करा होगा, क्योंकि क्या ही हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। ये तीन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सबसे बेस्ट इसका वे फॉरवर्ड पता है क्या है, अगर आपको लिखना है एज अ ब्यूरोक्रेट, भाई पायलट प्रोजेक्ट करके देख लो, थोड़े पायलट्स रन करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, थोड़ा मैकेनिज्म ऐसा बनाओ कि भाई हर चीज सही हो जाए। प्लस जुडिशरी का ओवरसाइट हो, कि भाई मिसयूज ना हो इस चीज का, बस। अब वो फालतू की बातें मत करना कि भाई इलेक्शन ही होने बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सब तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं है। यू आर हेयर प्रिपेयरिंग फॉर अस, द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है भाई, सबसे प्रीमियम एग्जाम है, ये सारी बातें मत करना। ठीक है, अपने ओपिनियंस को बिल्कुल बैलेंस रखना और लॉजिकल रखना। चलो, ये सिंपल टॉपिक था, कुछ भी नया अब इस पे आएगा यही ऐड कर देंगे। चलो जी, ये देखो, ये कुछ करंट अफेयर नहीं था, मैंने आपको बताया भी था रील्स के अंदर, ये एक आ गया था टेक्स्ट, शायद एक्सप्लेन्ड में आया था या टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट में, ये आया था पूरा का पूरा, जो प्रेसिडेंट रूल का यूज होता है ना, उसके ऊपर ये एक बढ़िया इन्होंने आर्टिकल निकाला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सब कुछ मेंशन थी। ठीक है, बढ़िया सा एक इंट्रोडक्शन था सब था, तो मैंने सोचा आपको ये आंसर बना के यहीं दे दूं। आपका जो इमरजेंसी प्रोविजंस का टॉपिक है ना पॉलिटी में, उसमें ऐड कर देना इसको। ठीक है, इसके ऊपर ये आंसर आपका बन गया है, इससे बाहर जाना ही नहीं है। रिकमेंडेशंस क्या हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था, आर्टिकल 3555, 355, 356, कि भाई प्रेसिडेंट रूल को ऐसे ही मत लगा दो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन होना चाहिए। ठीक है, एसआर बोमाई केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस लॉ वगैरह थे, तो एक आंसर बढ़िया सा बन गया, इसको ऐड कर लेना, स्टैटिक काम है, इसमें कोई करंट अफेयर नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये तमिलनाडु एजुकेशन फंडिंग वाला इशू गवर्नेंस का इशू था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इशू था, एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। ये जो समग्र शिक्षा स्कीम थी, समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर सेंटर को फंड्स देने थे, तमिलनाडु को, स्टेट्स को देती है ना सेंटर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, कि जो एलोकेशन हुई स्कीम की, उसमें गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही फंड, क्योंकि तमिलनाडु कह रहा है भाई हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस को, तो ये प्रॉब्लम है।
ठीक है, इस वजह से सेंटर ने फंडिंग रोक रखी है और तमिलनाडु कह रहा है कि देखो जी हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। मतलब अब ये अगेन यूज इट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसके ऊपर कोई पीएचडी नहीं करनी है, ये एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में प्रॉब्लम है। आप ये लाइन अगर मेंस में कहीं लिख रहे हो, गिव रेफरेंस ऑफ दिस इशू, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, छोटा सा पॉइंट अगेन, जुडिशरी का स्टैटिक एकदम। आप जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी है, उसके नोट्स में ऐड कर देना कि जी हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस है। कुछ हमारा जो जस्ट हम बोलते हैं ना कि इंडिया में तो ट्रायल ही मतलब पनिशमेंट है, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप जस्टिस लेने गए, आपको पनिशमेंट तो वही है सबसे बड़ी, कोर्ट जाना। राइट, यस और नो? तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने बनाए, लेकिन उसमें भी चैलेंजेस हैं। तो वो 5 चैलेंजेस है। ये सब स्टैटिक नोट्स का पार्ट है यार, न्यूज़पेपर में आती हैं चीजें तो मैं लिख देता हूं, बट एड इट इन योर पॉलिटी के नोट्स। इसमें कुछ करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर ये है, मैंने आपको बताया था ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन। राइट, सो दिस इज जस्ट दैट। चलो, इसी इसी तरीके से विमेन इन पॉलिटिक्स, एक आर्टिकल आया था कि भाई राज्यसभा में वुमेन का रोल कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो विमेन इन पॉलिटिक्स, जैसे हमने विमेन इन इकोनॉमी देखा था, विमेन इन पॉलिटिक्स, उसके लिए आपको मालूम होगा कि भाई आपको याद है लोकल गवर्नेंस के अंदर विमेन को रिजर्वेशन है। अब तो हमने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी रिजर्वेशन दे दी है। वो बिल है ना, वो अब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद, जब नए सीट्स का वो होगा, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म बनेगा, तो 33% रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये याद है 15 clause 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हमने पढ़ा था रिजर्वेशन के अंदर। फिर राज्यसभा ने क्या क्या कुछ मेजर्स लिए हैं, अच्छे एग्जाम्पल है, यूज कर सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, अब आ जाओ इकोनॉमी पे। इकोनॉमी के ऊपर जो सबसे बढ़िया टॉपिक था जी, ये था आपका फेड रेट। था कि नहीं था, फेड रेट कट? अब इसको समझते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स में। इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमी में हर साल ही आते हैं। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक यही बस एक टॉपिक है, उसके बाद कुछ है ही नहीं आज। फिर तो बस अगेन 5-5 मिनट के टॉपिक है ये। देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ जुड़े रहो, इसमें 5 मिनट लगाएंगे, समझेंगे। आपको मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में लिंक पता है, यस या नो? अगर हम ये मैं आपको बोलूं कि जी ये देखो, मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? आप बताओ। मैक्स, बिल्कुल। एक बात बताओ, इसका ना एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यूपीएससी के अंदर सीट कम है, जो बच्चे हैं अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा है कि नहीं है? आप कभी भी सप्लाई एकदम से उठती नहीं है कि मैं ये बोलूं कि भाई डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई। मनी सप्लाई क्या करता है, आपके पास में पैसे आ गए, आपके पास खूब सारी डिमांड आ गई, लो जी आज तो भाई तुम्हारा भाई मर्सिडीज भी खरीदेगा, सब कुछ खरीद देगा। ठीक है, ये होती है भाई मनी सप्लाई आने के बाद हालत। पर एक बात बताओ, क्या मर्सिडीज अपनी प्रोडक्शन एक दिन में बढ़ा देगा? क्या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ने में, सप्लाई बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो डिमांड और सप्लाई जब मैच नहीं होती ना, तो उनके बैलेंस को, उनको बैलेंस कौन करता है? इन्फ्लेशन करता है। डिमांड और सप्लाई को बैलेंस इन्फ्लेशन करता है। यूपीएससी में क्या सीट मैं कल बढ़ा सकता हूं कि यार भाई ऐसा है यूपीएससी, हेलो यार बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, एक काम करो ना इस बार 5,000 सीट कर दो आईएएस की। यूपीएससी हाँ जी कर देते हैं, नहीं होगी ना। पर बच्चे तो बढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स की तो कमी है ही नहीं। तो क्या है, क्या बोलते हैं हम, यूपीएससी में क्या है? कंपटीशन। और इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन। सेम ही बात है। ठीक है, तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। अगर मनी सप्लाई कम कर दी, बताओ, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? मैं कहूं कि मैं सबको रोक दूं, बैन लगा दूं सब पे, भाई तुम दोगे ही नहीं एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन कम है ज्यादा है? बहुत कम है। सबकी मनी सप्लाई रोक दी, इकोनॉमी में सबको पैसे देने से रोक दिया, पैसे ही नहीं है, सप्लाई है। तो फिर क्या करेगा? भाई मैं एक सेब लेके खड़ा हूं बेचने के लिए, जब मनी सप्लाई ज्यादा थी सब आ गए, मुझे भी चाहिए, मुझे, मैं चाहूंगा अरे भाई इतनी डिमांड है, एक काम करो ये एक सेब है भाई, ये है 1 लाख रुपए का,
पर अब मैं देख रहा हूँ खड़े ही दो लोग हैं भाई, वो कहेगा भाई लो सुनो भाई तुम 100 रुपए में ले जाओ, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझ आती है बात? आई थिंक आप इकोनॉमी में ये चीज पढ़ते हो और बढ़िया पढ़ते हो। तो मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन से हमने समझ लिया। अब देखो पॉलिसी रेट, फेड रेट क्या है? जैसे इंडिया में होता है ना रेपो रेट, वही यूएस में फेड रेट है, जब इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अब पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन और ये सब आपस में कैसे लिंक्ड है वो देखो। क्या आपने पढ़ा है कि जब हम रेट जब हम बढ़ा देते हैं तो जो बोरोइंग कॉस्ट है, रेट अगर बढ़ गया बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? अगर कॉस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, तो बोरो हम सस्ते में कर पाएंगे ज्यादा में कर पाएंगे? इंक्रीज होगी, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, यस या नो? क्योंकि अगर रेपो रेट ही ज्यादा है तो उसी के ऊपर तो फिर वो डेवलप होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो बोरोइंग ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा कॉस्ट है तो ज्यादा बोरो करेंगे कम करेंगे? कम करेंगे। तो मनी सप्लाई कम होगी ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो क्या हो गया? मनी सप्लाई कम हो गई। लो जी, मनी सप्लाई भी हमने कम कर दी। इसका वाइस वर्सा, रेट अगर हमने कम कर दिया बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादा बोरो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। मनी सप्लाई जब बढ़ती है दोस्त तो इन्फ्लेशन क्या होता है? बढ़ता है, यस या नो? यूएस के अंदर आपने क्या देखा कि भाई अब ऐसा है, कोविड के टाइम पे तो बहुत रिसेशन ये सब हो रहा था, तो इन्फ्लेशन पागलों की तरह बढ़ रहा था। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो क्या कर रहा था पॉलिसी रेट ने? उन्होंने क्या कर रहा था? इन्फ्लेशन को कम करना था ना, ठीक है? यस या नो? बात समझ आती है? लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब यूएस में है कि भाई हमारा इन्फ्लेशन स्टेबल है, ठीक है। पहले उनको इन्फ्लेशन को बढ़ाना था, मतलब सॉरी कंट्रोल करना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें मनी सप्लाई कम करनी थी, तो उन्होंने रेट बढ़ा रखे थे। ये देखो, रेट बढ़ा रखे थे ताकि बोरोइंग को बढ़ जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी थी कोविड के टाइम पे। अब ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। अब है कि भाई ऐसा करते हैं, इन्फ्लेशन को वापस थोड़ा बढ़ाते हैं। इसमें रोल आता है फिलिप्स कर्व का। इन्फ्लेशन अच्छा होता है, इन्फ्लेशन होगा तो ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तब, क्योंकि बोरिंग होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। समझे? अब क्योंकि इन्फ्लेशन नॉर्मल हो गया है, देखो कोविड के टाइम पे ये हुआ था, रेट बढ़े थे क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, मनी सप्लाई कम हुआ था, इन्फ्लेशन कम कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन कोविड की वजह से बहुत ज्यादा हो गया था। अब क्या हुआ है? अब उन्होंने रेट कट करे हैं, बोरोइंग कॉस्ट कम हुई है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आपको समझ आई बात कि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये है, न्यूज में ये आ रहा है कि रेट कम हुए हैं, बोरोइंग कॉस्ट कम हुई है, मनी सप्लाई बढ़ी है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार मैं तुम्हें आज लोन दूंगा, ठीक है, 10 रुपए दूंगा साल के एंड में, ठीक है, साल के एंड में तुम मुझे 12 रुपए दे देना। मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं? 2 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोरोइंग कॉस्ट मेरी कितनी है? 2 रुपए। अब मैं ये कहूं कि एक और जगह है कि तुम एक काम करना, मेरे से 10 रुपए लेना और 10 रुपए जाके एक थर्ड प्लेस पे या थर्ड पर्सन को देना, और वो तुम्हें 1 साल बाद रिटर्न देगा 15 रुपए। अब बताओ, इस केस में तुम समझ रहे हो? आप बोरो कर रहे हो लेस रेट पे, इन्वेस्ट कर रहे हो हायर रेट पे, इन्वेस्ट कर रहे हो एक ऐसी जगह पे जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, समझे? बोरो कर रहे हो एक ऐसी जगह से जहां बोरोइंग कॉस्ट कम है, तो आपको रेट डिफरेंस का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस या नो? आपने मेरे से बोरो किया, आपको मुझे देने हैं 12 रुपए। आपने एक थर्ड जगह इन्वेस्ट किया, वहां से आपको मिलेंगे 10 रुपए इन्वेस्ट करके 15 रुपए। साल के एंड पे आपको वहां से 15 रुपए मिले, आपने मुझे मेरे 12 दिए, 3 आपके। यस या नो? बोल दो। यूएस के अंदर बोरोइंग कॉस्ट कम है, कम है। कैसे कम है? अब देखा, रेट कट हुए हैं, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी। इंडिया में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर बोरोइंग कॉस्ट के कम, जो बोरोइंग कॉस्ट है यूएस का, उसका फायदा उठाएगा, वहां से बोरो करेगा, वहां से डॉलर को उठाएगा, कैपिटल वहां से फ्लाइट लेगी और इंडिया में आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। यही यहां पे मैंने एक्सप्लेन करा था
कि भाई इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लोज फॉर डेवलपिंग नेशंस। लॉजिक समझ आया क्यों होगा ऐसा? डॉलर आए, वहां से बोरो हुआ, इंडिया में इन्वेस्ट हुआ। अब एक बात बताओ, वहां से जब डॉलर उन्होंने लिए और इंडिया में वो आए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रुपीज में कन्वर्ट करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे आरबीआई बैठा है, ओके, अरे भाई इतने सारे डॉलर आ गए भैया, हमें भी रुपीज चाहिए, हमें भी रुपीज, लो डॉलर, लो डॉलर है। तो डॉलर का प्राइस कम होगा, स्ट्रॉन्ग, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? डॉलर की जो थोड़ी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? डॉलर की वीक हो जाएगी। यस या नो? स्ट्रॉन्ग कौन बोल रहा है भाई? एक बात बताओ, पहले डॉलर थे नहीं, अब इतने आ रहे हैं। जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है ना। पहले तो डॉलर इस केस में वीक हो जाएगा, ठीक है। पहले हम देखें, अगर मतलब $1 में 60 रुपीज, तो हम बोलेंगे भाई $1 में बताओ अब कैसे होगा? क्या इट्स अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, राइट? डॉलर वीक का यही मतलब है ना, कि अगर $1 में 60 रुपए मिल रहे थे, तो अब $1 में हम 85 रुपए देंगे। इसका मतलब डॉलर वीक हुआ है, हम स्ट्रांग हुए हैं। $1 में अगर एक्सचेंज रेट था $1 60 रुपए, क्योंकि भाई डॉलर आ ही नहीं रहे थे, तो हम कह रहे थे एक, अरे हम भाई सुनो सुनो, हम 60 रुपीज देंगे, 60 देंगे, 60। अब हमें पता है तो खुद आ रहे हैं, हम कहेंगे अरे 50 देंगे, तुम्हारी मजबूरी है, हम क्या करें? हमारा रुपी स्ट्रांग होगा, डॉलर वीक होगा। यस या नो? समझ आया नहीं आया? डॉलर वहां से आ रहे हैं, वो लॉजिक समझ आ गया, स्टोरी कि क्यों आ रहे हैं, कैपिटल फ्लाइट क्यों हो रही है। अब एक बात बताओ, मैंने लोन लिया था डॉलर में, ओवरसीज लोन ले रखा था। जब मैंने लोन लिया था तो डॉलर 60 रुपीज का था। तो मुझे $1 का अगर मेरा लोन था, $1 का, तो मुझे कितने पैसे की पेमेंट करनी थी? 60 करनी थी। मुझे 60 रुपए देने होते, $1 में लेता और अपना लोन चुका देता। अब देखो, क्योंकि डॉलर वीक हो गया, तो अब मुझे $1 लेने के लिए बस कितने रुपए देने हैं? 85 रुपए देने हैं। यस या नो? 50 देने हैं। तो क्या मेरी डेट सर्विस कॉस्ट कम हो जाएगी? जो मेरे ओवरसी डेट की कॉस्ट है वो कम हो गई। जहां मेरे को पहले 60 रुपीज देने थे $1 लेके अपने लोन को चुकाने के लिए, अब मुझे सिर्फ 50 रुपीज देने हैं। बस ये फेड रेट का इंप्लीकेशन है जो समझना है। क्यों फेड रेट हुआ, कैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक्ड है, और उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो फेड रेट कट होता है ना, तो इंडिया के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। पर अब इसमें और फैक्टर भी आ जाते हैं, जो लोग अब आप पढ़ोगे कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट होएगा भी कि नहीं, ये पॉइंट है ना। क्या इंडिया उनकी लिस्ट में है? हमें तैयार रहना है ना, याद है पिछले क्लास, हमको तैयार रहना है। आ जाओ इन्वेस्टर्स, हम रेडी हैं, हमने स्किल दे रखे हैं, हमने इंडस्ट्री डेवलप कर रखी है सब। रिमेंबर और नॉट, कनेक्ट कर रहे हो? खाली इससे नहीं हो जाएगा, हमको भी रेडी रहना है, राइट? चलो बहुत बढ़िया, ये था फेड रेट। अब देखो डेमोग्राफिक एडवांटेज, वेरी सिंपल टॉपिक, कि भाई हमारे पास पब्लिक है, हमारी जुगाड़ू पब्लिक है, इंडियंस से बढ़िया क्या है भाई, ठीक है। हाँ जी, टेपर टेंट्रम, बहुत बढ़िया अनिल तिवारी, बहुत बढ़िया, राइट। उसी से लिंक्ड है ये। डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज कैसे लेंगे भाई? जो ये हमारी पब्लिक है, इनके लिए जॉब क्रिएट कर दो, और जॉब क्रिएट करने से तो काम बनेगा नहीं, जॉब क्रिएट करने के साथ उन्हें जॉब रेडी कर दो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जॉब आज के टाइम पे क्रिएट करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, जॉब बनेगी। एमएसएमई सबसे ज्यादा जॉब इंप्लॉयमेंट यही देती है, इसको डेवलप करो। हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि सोलर, सेमीकंडक्टर, इनमें इन्वेस्ट करो। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, और बस इससे काम हो गया आपका। जॉब बन गई, जॉब के लिए बंदे रेडी हो गए, स्किल अपग्रेड करके हो गया डेमोग्राफिक एडवांटेज। यस या नो? बस सिंपल, ये हम समझ चुके भाई। ये अगेन आपको मैंने समझाया था रील में, बड़े अच्छे से समझा दिया था उसी में मैंने। डेवल्यूशन क्या होता है, सारे के सारे सेंटर के पास अगर ये पिज्जा उनके टैक्सेस हैं, इसमें सेस और सरचार्ज इंक्लूड नहीं होता। इस पिज्जा में से 41% पिज्जा मैं स्टेट को दूंगा, बाकी तो पिज्जा मैं अकेला खाऊंगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवल्यूशन। इसी में डिमांड हो रही है ये 41 का 50% कर दो। अच्छा, अब ये 41% पिज्जा आपस में स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा, इसको हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन कहते हैं। कैसे डिवाइड होगा, ये फॉर्मूला है भाई, इसको रटना है, रटना, रटते मारने हैं इसके, बिल्कुल याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये जस्टिस नहीं कर रहा उन स्टेट्स के साथ जिन्होंने पॉपुलेशन मेजर्स लिए हुए हैं, जो छोटी स्टेट्स हैं, जैसे यूजुअली सर्दर्न स्टेट्स ये आर्गुमेंट रखती हैं। तो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। बस ये फिस्कल पॉलिसी का ये टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें और।
बताओ कुछ है इसमें, समझ आया कि नहीं आया? यस या नो? बस फिर देखो, ये छोटा सा एक डायग्राम आया था, कहीं कोशिश करना इसको भी एग्जाम में यूज करो, कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है ना इंडिया में, देखो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर इंडस्ट्री होगी तो हमारे फोरेक्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो। पर इंडिया की जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो जॉब क्रिएट नहीं कर रही हैं। पहले देखो एक टाइम पे कितनी करी उन्होंने, पर अब देखो वो कम हो रही है। इसी तरीके से जो आप ये देखो, जो जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट हो रही है ना, वो लो स्किल वालों के लिए नहीं हो रही, हाई स्किल के लिए हो रही है, और इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन लो स्किल है। इसको, ये डायग्राम बनाना और यहां लिखना जी, ये यहां लिखना स्किल गैप, और अच्छा लिखना है ऊपर लिख देना क्रॉनिक स्किल गैप। बस ये है आंसर राइटिंग, और क्या है। ठीक है, ये डायग्राम याद रहेगा। अब ये देखो, एग्रीकल्चर तो आपके लिए मजाक है, अब पीएम आशा आ गया, पता है कहां पर लिखना है। बस ऐड कर देना। ये देखो, सेंटर टू इन्वेस्ट 6,000 करोड़ इन स्मार्ट फार्मिंग विद एआई ड्रोन्स एंड डेटा। बताओ जी बताओ, टेक्नोलॉजी के अंदर लिख दोगे। प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर हम डेवलप कर रहे हैं, कहां जाके ऐड करना है। हम गए जी हमारे एग्रीकल्चर नोट्स पे, धड़ धड़ धड़, ये पहुंच गए हम टेक्नोलॉजी पे, नई न्यूज आई थी, यहां जाके हमने ऐड कर दी, खत्म। यस या नो? जो भी स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, यहां ऐड कर दोगे? परेशान तो नहीं होगे ना अब? बस ये है, खत्म हो गया। ये देखो, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा नहीं था, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में क्लाइमेट कन्वेंशन आई थी, वो मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा। आज इतना टाइम ही नहीं बचेगा, एग्रीकल्चर ने बहुत टाइम ले लिया। कुछ नहीं है, कुछ नया टॉपिक नहीं है, बस इसको पढ़ना है। सारी कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल जो रियो सबमिट हुआ था उसके बाद से कैसे कैसे कन्वेंशन चली थी, जैसे एग्रीकल्चर याद कराया है ना, वो भी करवा दूंगा। ये देखो, पर अभी ये देखो, इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, इसमें क्या फर्क होता है। इंट्रा इंट्रा जनरेशनल मतलब हम में आज की जनरेशन में आपस में इक्विटी नहीं है कि नहीं, बता दो। क्या हमारी जो हम बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, वो यही यही तो है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। देख रहे हो, रिपीट क्वेश्चन है यूपीएससी, रिपीट। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, रीजनल डिस्पैरिटी इस बार पूछा, पहले इन्होंने ये पूछा था, देख लो। इंट्रा जनरेशनल इज आप आज के टाइम में हम में आपस में इक्विटी नहीं है। क्या इंडिया की बेसिक सोसाइटी के लेवल पे इक्विटी है? कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बेसिक बेसिक इक्विटी नहीं है आज भी। आप बता दो, सच्ची बताना अपने मन पे हाथ रख के, डोमेस्टिक हेल्प का एक्सप्लॉइटेशन होता है कि नहीं होता है इंडिया में? क्या उनको फेयर वेजेस, फेयर ट्रीटमेंट सब कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। आपके घर में भी, एक बात बता दो, कहां से फेयर होता है? नहीं होता। कोई फॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है वो? नहीं है। आपके भाई आप देखोगे, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब जो हमारे जो ये लो स्किल जॉब्स हैं, आज भी इक्विटी नहीं है इंडिया के अंदर, आज भी एक्सप्लॉइटेशन है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता उनके काम की भी। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम है। तो और ये तो बिल्कुल सोसाइटी के लेवल पे है, स्टेट लेवल पे भी है। अब आप देखो, धीरे धीरे बढ़ो, सोसाइटी पे आपने इंडिविजुअल लेवल पे देखा, अब आ जाओ ऊपर। आपस में स्टेट्स में डिस्पैरिटी है कि नहीं है? इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, इनइक्विटी है क्या? बीमारू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ही क्या है? इंट्रा जनरेशनल इक्विटी तो है। एक ही देश की दो स्टेट्स हैं, एक ही जनरेशन है, पर देखो प्रॉब्लम कितनी है। अच्छा, फिर देखो, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे आ जाओ। क्या एक क्लाइमेट इक्विटी है? जो बेचारे हमारी पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस हैं, वो डूबने के लिए रेडी हो रखे हैं, क्या इक्विटी है? नहीं है। नहीं है ना। आप सोचो, अब अगर ऐसे फ्लो बना के लिख रहे हो कितना सुंदर लगेगा। एक आपने बेसिक लेवल से शुरू करा, आप बड़े तक ले गए। बस इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या हो गया? आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के बीच में इक्विटी। विमेन कैन ऑल्सो बी इंक्लूड, डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। हम आज अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं भाई, क्या दोगे फ्यूचर जनरेशन को? बिल्डिंग दोगे क्या? पार्क, बिल्डिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, यही है कुछ भी। आप क्लाइमेट पे काम ही नहीं करोगे, कहां से होगी इंटर जनरेशनल इक्विटी? नहीं होगी। सारी रिसोर्सेज आपने एक्सप्लॉइट कर रखी हैं, है कि नहीं? यही तो पॉइंट है, यही यूपीएससी ने, देखो एनजीटी ने इसके बारे में बात करी थी कुछ साल पहले। देखो भाई क्वेश्चन देख लो, ये देख लो भाई, ये है क्वेश्चन यूपीएससी का। बस ठीक है। क्लाइमेट, ये देखो सिंपल, मैं आपको बता चुका हूँ, रिडक्शन स्ट्रैटेजी, रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमें एनर्जी एफिशिएंसी डेवलप करनी है, किस तरीके से ट्रांजिशन करना है। इसमें सारी क्लाइमेट कन्वेंशन किस तरह से हुई, ये जो रियो समिट हुआ था ना, यही है भाई सबका मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है।
इसके बाद ही सारी की सारी कन्वेंशन निकलती हैं। इसको एक ही बार में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल और नेशनल मेजर्स दोनों क्या है, इंडिया और क्या कहते हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल पे, और सबके क्रिटिसिज्म क्या है, एफर्ट्स हैं तो क्रिटिसिज्म भी तो होगा ना, कि भाई वर्ल्ड लेवल पे जो क्लाइमेट हम काम कर रहे हैं उस पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और नेशनल लेवल पे जो कर रहे हैं उस पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। कि नोडल अथॉरिटी आज भी क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन्वायरमेंट को लेके? डोंट यू थिंक इट इज अ नीड ऑफ द टाइम? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी चाहिए जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, पावर मिले। देखो एक कितना अच्छा एक वे फॉरवर्ड है। कोई भी इलेक्शन की जो वो है, सोचो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि हम ग्रीन पार्टी हैं, उनकी इमेज कितनी अच्छी बनेगी। जो इन्वायरमेंट पे बात करे, नहीं है, कोई नहीं करता। यस या नो, बस ये है प्रॉब्लम इंडिया की, ये है मुद्दा, इस पे बात करनी चाहिए, नहीं करेंगे, ठीक है। ये था भाई ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में, और कुछ खास नहीं आया था। प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें आई थी, प्रीलिम्स पॉइंटर्स जो अभी मैं इसमें लास्ट में दूंगा। कॉमन्स क्या होता है, दो चीता के ऊपर न्यूज आई थी, वो सब प्रीलिम्स की न्यूज है, वो मैंने वहां पे दे रखी है, वो देख लेंगे। मेंस को लेके बड़ी कोई न्यूज वो यही थी, ठीक है। अच्छा, सेम आईआर में भी क्वाड के ऊपर, अभी क्वाड का सबमिट होना है, अब गए हैं ना प्राइम मिनिस्टर, अब जब होगा तब इसको अच्छे से देखेंगे, तब तक हम रेडी हो जाएं बेसिक चीजें पढ़ के, कि भाई क्वाड का देखो जो स्टोरी है, 2006 में इसका ओरिजिन हो गया था, फिर बीच में टॉक्स कम हो गई थी, फिर से स्टार्ट हुई। और आपको पता है ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी कि पैसिफिक में इंडो जोड़ देना, इंडो पैसिफिक। भाई आईआर तो शब्दों का खेल है। आपने क्या बोला, आपने ये बोल दिया भाई पैसिफिक नहीं इंडो पैसिफिक, चाइना के हड़कंप मच गई कि भाई ये क्या बोल दिया, कहां से इंडो पैसिफिक, हम कहां चले गए, समझे। तो ये एक इंडो वर्ड ऐड करना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है आईआर के अंदर। अब उसको रीइंफोर्स क्वाड कर रहा है, ठीक है। तभी देखो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, साउथ चाइना सी में चाइना और ज्यादा अग्रेसिव होता जाएगा, क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है ना। वो अपने घर के चारों तरफ लोगों को चपेट मार रहा है, देख वहां रहा है, मार इधर रहा है, कि ऐसे हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम फिलीपींस तुम क्यों बोले। वो गुस्सा उन पे निकाल रहा है। ये है, ये कहानी चल रही है, समझे। ये क्वाड है। अच्छा, ठीक है भाई, यस या नो, गायब हो गए सारे, क्या हो गया, लाइव तो है हम। यस यस, अच्छा नहीं है सब, ठीक है चलो। ये मैंने बताया था। इंडिया देखो भाई, हमारा देश भाई फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो ना एक नंबर रहा है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग सबसे एंगेज करते हैं भाई, सबसे, हम सबके दोस्त हैं। और वो प्रूव है, आप देख लो। हम ईरान से भी बात करते हैं, हम यूएस से भी बात करते हैं, हम रशिया से भी बात करते हैं, हम यूएस से भी बात करते हैं। हम उधर से भी ऑयल ले रहे हैं, हम जाके ये भी हम जेलेंस्की से जाके भी मिल रहे हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की से मिलते हैं, यहाँ अजीत डोवल प्यूटिन से मिलते हैं। क्या मतलब, देखो हमारी डिप्लोमेसी क्या लेवल पे काम करती है यार। एक तरफ हम एससीओ में भी ऑपरेट कर रहे हैं, हम सार्क में भी कर रहे हैं, ब्रिक्स में भी कर रहे हैं भाई, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इसकी लाइन क्या है, इंडिया इज यूनिकली पोजिशन, और ये पोजीशन, हमारी जो ये अप्रोच है, ये हमारी इन तीन पिलर्स की वजह से है, कि हमने कभी भी किसी के साथ हमने अलाइनमेंट नहीं करी। नॉन अलाइनमेंट वाज आवर पॉलिसी ऑलवेज, यस या नो। और हमने हमेशा बोला भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम अपना मतलब देखेंगे, देखेंगे तो देखेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। और डायलॉग और डिप्लोमेसी भाई, हम भाई चुपचाप मारते हैं। वैसे तो हम डायलॉग और डिप्लोमेसी, वो अलग बात है कि भाई अलग खेल अलग चलता है, ठीक है। वो अननोन, याद है ट्विटर पे आता था अननोन गनमैन स्ट्राइक्स इन लाहौर। वो बोलते नहीं, वो लिखने वाली बात नहीं है, ठीक है। पर वैसे तो जी डायलॉग और डिप्लोमेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी करेंगे हम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई उंगली करेगा तो फिर देख लो आप, अननोन अननोन गनमैन आ जाते हैं कहीं से भी निकल के। और उसका एग्जांपल देखो, ये देखो कि एक तरफ कहते हैं इसराइल को सपोर्ट करते हैं भाई, हम नहीं कर रहे भाई, वोट नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, नहीं नहीं इसराइल नहीं कर रहा है ऐसा। और दूसरी तरफ हम देखो यार, हम इसराइल को वो ही नहीं दे रहे हैं, आर्म्स ही नहीं दे रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम। वो हमें लग रहा है कि भाई वो तो गाजा के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है, हम नहीं दे रहे आर्म्स उन्हें। आप देख रहे हो ये बैलेंस, देख रहे हो इस अप्रोच में आप, दोनों में कितनी परफेक्टली इंडिया बैलेंस कर रहा है चीज को। अपनी जिंदगी में अगर हम इस तरह की डिप्लोमेसी करने लग गए ना भाई, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कमाल है यार, ठीक है। फिर एफएटीएफ की भाई एक न्यूज आई थी,
अगर आपको आपने पढ़ी हो तो इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा आई थी ये। एफएटीएफ ने रेगुलर चेकअप किया, इंडिया को फॉलोअप कैटेगरी में दिया है। एफएटीएफ क्या है, G7 के बाद बनी थी, 40 मेंबर बॉडी है जी, सब ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए आपका मसाला है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? ग्रे लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट में अभी सिर्फ 3 कंट्री है। ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 कंट्री है, इनके नाम याद रखना। उसके बाद ये 2 तरह के इनके म्यूचुअल असेसमेंट के बाद आती हैं। रेगुलर फॉलोअप में जो कंट्रीज होती हैं उनको रिपोर्ट 1 in 3 years देनी होती है। एनहांस्ड फॉलोअप वालियों को हर साल देनी होती है। इंडिया कहां पे आया है? रेगुलर फॉलोअप में आया है बस। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अब वो सब आपका GS3 सिक्योरिटी इश्यूज का पूरा टॉपिक है, तो वो यहां नहीं पढ़ोगे अभी आप, ठीक है। पर ये सब रिलेटेड टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से ही है, क्योंकि एफएटीएफ का काम ही वो है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्री, लॉन्ड्री करते हो ना, कपड़े साफ करते हो, मनी को साफ करना। मनी आपने कमाया इलिसिट मीन से, दिखा दिया कि भाई ये तो बड़े अच्छे नेक काम से करके आया है, इसको कर दिया आपने मनी लॉन्डर कर दिया, लॉन्ड्री, मनी को लॉन्ड्री में भेज दिया, साफ करके मनी आ गया बस, ठीक है। यही पैसा जो है, यही टेरर फंडिंग के लिए यूज होता है बस। अब आपका बिटकॉइंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इनकी वजह से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, तो एफएटीएफ का रोल अब बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। चलो, गुड। भैया एक बार फटाफट फटाफट रिकैप कर ले फटाफट दुनिया में क्या चल रहा है एक बार बताओ। यहां पे क्या हो रहा है? साउथ चाइना, इस एरिया पे फोकस करो, इस एरिया पे, साउथ चाइना सी। चलो मैं क्या तुम बताओ मुझे फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बताना, इस एरिया को देख के क्या याद आ रहा है? इस एरिया को, इस एरिया में बताओ क्या क्या हो रहा है? क्वाड हो रहा है, बहुत बढ़िया। और बताओ, और बताओ इधर क्या, इस दुनिया के इस कोने में देखो क्या न्यूज में चल रहा है? क्वाड चल रहा है। और बताओ, ताइवान का, बिल्कुल ताइवान, साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है। साउथ चाइना सी 9-9 साउथ चाइना सी से रिलेटेड है, 2 बड़े इश्यूज। अच्छा, यहां पर अभी एक वो आया है, साइक्लोन, साइक्लोन यागी, इफ आई रिमेम्बर। टाइफून है नहीं, साइक्लोन ही है, साइक्लोन यागी है या पता नहीं, मैं उसे योगी पढ़ रहा था, यागी है मेरे हिसाब से वो, ठीक है। हाँ, वियतनाम में आया है, टाइफून है, ठीक है। वैसे यार टाइफून साइक्लोन एक ही चीज होती है, नाम का फर्क होता है, आई होप आपको पता हो वो किसी जगह पे वो टाइफून बोलते हैं, किसी जगह पे कुछ बोलते हैं, यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम चल रही है, इधर आ जाओ, यहाँ जरा दुनिया की जरा इस कोने पे ध्यान दे। यहाँ पे क्या चल रहा है? यूरोप में वही रशिया यूक्रेन, वही चल रहा है, रेडिकलाइजेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस। आप देख रहे हो ना, यूरोप के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, रेफ्यूजीज ये अफ्रीका से जा रहे हैं, और यूरोपियन सिटीज में कितना वो हो रहा है, राइट्स वगैरह हो रहे हैं, और ये तो चल ही रहा है कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां देखो अफ्रीका में आ जाओ, अफ्रीका में, अफ्रीका में भाई कूप्स चलती रहती हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, डिजीजेस, सुदान में प्रॉब्लम है, सोमालिया में प्रॉब्लम है, कैसे नो। अच्छा, एमपॉक्स, यहां देखो वेस्ट एशिया, अब तो यहां पे पेजर फट रहे हैं, पता नहीं अब क्या करेगा इसराइल, क्या नई दुनिया को तकनीक दिखाएगा अपनी पता नहीं भाई क्या गजब काम कर दिया। हाउ, ये देखो हुदीज यमन से आ रहे हैं, हेजबुल्ला लेबनान में है, ईरान के अंदर अलग चल रहा है, राइट, इस दुनिया के पार्ट में ये चल रहा है। यहां देखो वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन ही खत्म नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही कलेश है। यहाँ लिथियम ट्राइंगल हमें चाहिए, पढ़ा था हमने पिछले हफ्ते मैपिंग में। यूएस के अंदर इलेक्शन क्या पूरा पूरा गेम चल रहा है, इलेक्शन होने हैं वहां पे, राइट, इलेक्शन के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी यूएस की, राइट। अब देखो यहाँ पे इंडिया के पास श्रीलंका की इलेक्शंस, अब इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, श्रीलंका की इलेक्शन के बारे में जान के क्या करोगे? कौन लड़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जब आएंगे तब देखेंगे भाई ये क्या पॉलिसी वो क्या रखते हैं, इंडिया का क्या जो इशू है वो इम्पैक्ट होता है क्या, जो नई गवर्नमेंट आती है वो चाइनीज को कोई फेवर करती है क्या, वो सब। और अफ्रीका में कंपटीशन चल रहा है भैया बहुत बड़ा, रिसोर्स को लेके और मार्केट को लेके, समझे? एक रिकैप हो गया। कभी कभी ना ऐसे बैठा करो और यूं सोचा करो कि क्या चल रहा है दुनिया में, जरा देखे तो सही आईआर में आ क्या रहा है। आईआर रोज वर्ल्ड न्यूज का पेपर आता है, मैं कभी नहीं कवर करता उसको रील में, क्योंकि मुझे पता है रोज एक ही बात होनी है, कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन पे बात होनी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या उसका क्या होगा। या यहाँ देखो म्यांमार, म्यांमार के अंदर भैया कूप चल रही है, यस या नो, बस ये चल रहा है, ये सिंपल चीजें हैं। साइंस टेक के अंदर बायो राइड स्कीम थी, बायोटेक्नोलॉजी, आपको याद है हमने कुछ टाइम पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था, उसी के लिए ये बायो राइड स्कीम, इसको पढ़ लेना,
इसके मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ लेना, ये उसको लेके है ये बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट ये सब चीजें होती हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग वो टेक्निक वो है, टर्मिनोलॉजी है। बायो फाउंड्री, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको ना साइंस टेक के लिए भी फ्रेमवर्क बना के दूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर है तो उसको कैसे आपको उसको एक एक टेक्नोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी बनाएंगे, ठीक है। चलो, सोशल इश्यूज पे कुछ नहीं था भाई, ये सब पे कुछ भी नहीं। ये ड्राउनिंग को लेके इशू आया था, ड्राउनिंग भी एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, इसको देख लेना कि भाई लोग, मेरे को भी नहीं पता था सही बताऊं तो, मैं भी पढ़ के बड़ा हैरान हुआ था कि भाई ये भी हो रहा है। मतलब सच्ची सच्ची में वाज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव टू बी ऑनेस्ट, कि भाई ड्राउन कर रहे हैं लोग, उससे डेथ हो रही है। एंड यूएन जनरल असेंबली तक इस पे काम कर रही है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर भी इस पे काम कर रही है। कहीं आंसर में इसको यूज करने की कोशिश करना, बड़ा बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। तो जी ये था आज का। अब तो प्री पॉइंट्स हैं, विंडफॉल टैक्स, इस पे मैंने वो बनाया था, आप देख रहे हो कौन कौन लोग वो देख रहे हैं, डेली प्रीलिम्स पार योजना। भैया उसको जरूर देखना, प्रीलिम्स पार योजना। मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 200-250 रील्स बनेंगी प्रीलिम्स तक। ड्राउनिंग मींस डूबना, दीक्षा, डूबना, वो एक नंबर चीज है। मैं आपको कह रहा हूं प्रीलिम्स में अगर आपको, मैं तो 15 बोल रहा हूं, 10 क्वेश्चन भी फंस गए ना भाई, 20। अब 20 नंबर लेने के लिए कितना एफर्ट करना है आपको, रोज एक रील देखनी है। लेकिन तुम नालायक अभी भी कमेंट कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। वो करना है भाई, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। विंडफॉल टैक्स ये मैंने कवर करा है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसमें हम वही कह रहे हैं भाई, तुम्हारे घर के ऊपर सोलर लगा देंगे, तुम इस कमाओ और अपनी बिजली भी पूरी करो। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो रबर बोर्ड पे पूछ देंगे। हमें हमें तो रेडी रहना है ना। हेडक्वार्टर पूछा था, हेडक्वार्टर हमने प्रिपेयर कर लिया, मिनिस्ट्री प्रिपेयर कर ली, बस ये सब करते चलना है, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शंस देखने हैं। फिर देखो, चीता प्रोजेक्ट, ये तो टाइम एंड टेस्टेड न्यूज है भैया, के क्या है, ठीक है। चीता प्रोजेक्ट क्या था, कौन कौन सी इसके अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें इन्वॉल्व है मैपिंग के लिए, बेसिक चीजें, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, इसको खुद पढ़ना, राइट। फिर कॉमन्स क्या होते हैं, कॉमन्स क्या होता है भाई, ये देखो ये टर्म आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, कॉमन्स। कॉमन्स क्या होता है भाई, वो रिसोर्सेज जो कम्युनिटी ओन करती है। ये क्या है, हाँ ये घूम कर, हाँ देखो, कॉमन्स देख लो क्या है भाई। अब जैसे फॉरेस्ट पॉन्ड ये सब कॉमन है। ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, ग्लोबल कॉमन्स मून, एंटार्क्टिका, आर्टिक, किसी की ओनरशिप नहीं है, कॉमन रिसोर्सेज हैं। ये इंटेंजिबल भी हो सकती हैं, ठीक है, इसको देख लेना। फिर भाई ये देखो, हाँ टाइफून यागी, ये मैंने लिखा है, टाइफून यागी। फिर देख लो भाई, बिग कैट अलायंस इंडिया ने फॉर्मली ज्वाइन कर ली, वो क्या है, इंडिया में कौन कौन सी बिग कैट्स हैं, ठीक है। इंडिया में पूमा और जैगुआर नेचुरली नहीं मिलते हैं, पर आयरनी की बात पता है क्या है, दिल्ली के जू में जैगुआर बैठा हुआ है। ये फैक्ट है, उस बेचारे को यहां डाल रखा है। मैं इतना दुखी हुआ था ना जब मैंने वो देखा था, पहले तो मुझे तो खैर आई पर्सनली डोंट रिलेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जू, ठीक है, इसको वहां बिठा रखा है। जस्ट जस्ट इमेजिन इसके माइंड में क्या चल रहा होगा। सो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, बढ़िया। फिर ये बिग कैट्स है जो इंडिया में मिलती हैं, इनको देख लेना भाई, ये मेरा फेवरेट है, स्नो लेपर्ड, ठीक है, टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये आपको मालूम ही है, लायन, ठीक है, लाइन, ये भाई आपका स्नो लेपर्ड, ठीक है, इसको देख लेना, स्नो लेपर्ड। इसका स्वैग ही अलग है भाई स्नो लेपर्ड का, ठीक है। ये अपना ऊपर बैठता है, तुम्हें तुम्हारे देखने से पहले ये तुम्हें देख लेगा। कभी जाना लद्दाख वगैरह, बड़ा वहाँ यूट्यूब पे मैंने देखा हुआ है बहुत, मेरा बड़ा मन है इसको एक कभी लाइव देखने का। लाइव मतलब ऐसे नहीं कि सामने खड़े होकर देखूंगा, पर हाँ एक डिस्टेंस से। फिर तो भाई बस, फिर तो यही करेगा जो करेगा अगर ये सामने पड़ गया तो, ठीक है। हम तो क्या ही करेंगे। सोशल इश्यूज में देखो, निपा वायरस, जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन पे ट्रांसमिट होते हैं। लेप्रोसी क्या होता है भाई, इंडिया, ये देखो, जॉर्डन बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू बी लेप्रोसी फ्री। लेप्रोसी क्या होता है, ठीक है, एक स्किन की प्रॉब्लम होती है, इसको देखना। आईआरआर सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर भाई ये डेमचौक और डेप्सांग रीजन, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये जो डिस्प्यूटेड है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है जी। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, इस पे भाई हमने बोल दिया सुनो, ऐसा है, बात तब होगी जब रीनेगोशिएट करोगे। ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर।
ट्रीटी क्या है, ये वर्ल्ड बैंक भाई यहाँ पे आके वो बना था भाई, वो क्या कहते हैं, बिचौलिया बना था उसने ब्रोकरिंग कराई थी इसकी, क्या आओ जी हम बैठते हैं, खुद इनके हाल बुरे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, फिर कौन कौन सी रिवर है, इंडस रिवर की मैपिंग जरूर कर लेना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन पिछली बार ये जब न्यूज में आया था ना, इंडस रिवर आ गई थी, याद है वो, ये बड़ा ही मतलब क्वेश्चन भी इतना डिस्प्यूटेड था कि कौन सी इंडस की रिवर्स है जो मर्ज करती हैं किस रिवर में। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन, शायद उसका आंसर जो भी था, पर वो बड़ा डिस्प्यूटेड था कि फाइनली कौन सी रिवर है जो इंडस में मर्ज करती है। वो क्वेश्चन आया था क्योंकि ये न्यूज में थी। ठीक है, अब यही इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लेना भाई, परमानेंट इंडस कमीशन क्या है, ये सब है नॉर्मल। ठीक है, हाँ सतलज आंसर था, बट आंसर भाई कुछ भी हो सकता है, उसमें बड़ा ही वो डिबेटेड था। क्वांटम कंप्यूटिंग साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ये मैंने रेडी कर दिया है, क्यूबिट्स जो होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग इसके बारे में जरूर देख लेना। चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन का अप्रूवल मिल गया है, गगनयान मिशन भी हमारा पाइपलाइन में है, इसरो के मिशन पे नजर हमेशा बना के चलनी है। ठीक है जी, बोलो, कर लोगे इसको कवर, यस या नो? बाकी जो प्रीलिम्स पार योजना है उसके तहत तो आपको कराई देंगे भाई, आपके नंबर पूरे, बोल दो। ये थे भैया आज के करंट अफेयर। ठीक है, अब जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी भाई। इसके आगे हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग अभी मेंस की वैल्यूएशन भी करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग का भी देखते हैं, कुछ बड़ी फन और एंगेजिंग एक्टिविटी भी रखते हैं। तो अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज क्लास को लाइव ज्वाइन करना, उसमें आपका बेस्ट इंटरेस्ट है। राइट, थैंक यू सो मच।